हाँ भाई नमस्कार। कैसे हो? B2 का तो कोई यहाँ बच्चा नहीं बैठा है ना? नहीं नहीं, अरे B2 मतलब जो डेली यहाँ लगता था और गलती से यहाँ बैठा हो तो उसको भी टेंशन हो जाए इतने आए कहाँ से आज, है ना? ऐसा कोई हो विद्यार्थी यहाँ बैठा हो तो उनकी क्लास 1 नंबर हॉल में है। चलो आवाज खुल जाएगी, अभी शुरू हुई है, रुके। हाँ भाई, अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण और मेथड्स के पोर्शन पर, जो आपने 100% तो नहीं लेकिन 99% चीज़ें रीट में पढ़ रखी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वाया ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे पढ़े हैं, तो उनके भी कई सारे सवाल रहेंगे कि सर वापस नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। वो आपका लुकआउट है, बनाएं तो बेहतर है और नहीं बनाए तो आपका ओपिनियन है कि आप क्या करते हो। क्योंकि जब क्लास में बैठे हो तो कोशिश करें कि लिख लीजिएगा, है ना? वैसे ही बैठे हो क्लास में आए हो तो रिवीजन होगा। अपने जो सिलेबस चलेगा वो 50 से 60 घंटे तक का ही पाठ्यक्रम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब 50 से 60 का मतलब ये नहीं कि 60 होते ही सर कोर्स क्यों नहीं हुआ, तो 61 घंटे में हो जाएगा, 62 में हो जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं लेना है ना? 50 से कम में संभव नहीं है तो 60 से 70 भी जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है क्लास की स्थितियों पर। कई बार हो सकता है कोई टॉपिक लंबा चल जाए जिसमें व्याकरण और मेथड्स दोनों साथ में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है। प्री अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छी मेहनत करके फिर तैयारी की है तो हिंदी में तुम्हें ज़्यादा मेंस में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो, प्री के अंदर जो व्याकरण आता है उसका लेवल मेन से कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी तुम विद्यालय विषय के अंतर्गत जा रहे हो। मैं कई बार तुम्हें कक्षाओं में बोलता हूं कि अगर सच्चे अर्थों में कोई मास्टर शब्द काम में लेता है ना तो तुम्हारे लिए आता है। ग्रेड 2 का जो टीचर आता है वो वरिष्ठ अध्यापक की श्रेणी में आता है। ग्रेड 1 आता है वो प्राध्यापक यानी व्याख्याता बन जाता है। केवल जो मार साहब शब्द काम में लेते हैं वो तुम हो। तुम स्कूल जाने के बाद ही ये तय कर पाओगे कि तुम किस विषय को पढ़ाने वाले हो। हालांकि माला फेरते तो आर्ट्स वाले तो सभी यही जाएंगे कि मुझे कोई हिंदी पर्यावरण शिक्षा जैसा सब्जेक्ट मिले। हो सकता वहां गणित का पद खाली हो तो आपको गणित ही पढ़ानी है, वहां तो स्थिति वही रहेगी। तो आप प्री और मेंस दोनों को कोऑर्डिनेट करके अगर पढ़ोगे तो विद्यालय विषय, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, ये जो 5-5 और 4-4 सवाल, ये 9-9 सवाल के जो पोर्शन है वो आपके टू द कॉपी पेस्ट ही चलना है यहाँ पे। कई बार देखो, कई बार कक्षाओं में रचनात्मकता जो बननी होती है ना, उस रचनात्मकता के पीछे कारण होता है कि अपने मन में जिज्ञासाएं होनी चाहिए, चीजें नई आनी चाहिए, तब थोड़ा पढ़ने में मजा आता है। अब जैसे मान लो टॉपिक शुरू कर रहा हूं संज्ञा, तो यहां बैठे हुए 10, 20, 25% तक बच्चे ये सोचेंगे यार संज्ञा ये सेम ही पढ़ा रहे हैं। और तो सेम ही है भाई, नई तो संज्ञा कहां से लाई? मैंने उस समय हिमालय लिखा है, इस समय मैं विंध्याचल लिखा दूंगा, इससे ज्यादा राम की जगह श्याम होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही चलने हैं। और रीट प्री में हिंदी का स्तर इसलिए अच्छा आता है कि उनका मार्जिन वहां पर बहुत ज्यादा होता है। 30 नंबर का व्याकरण रहता है मेथड्स के साथ में। यहां पर चीजें बहुत सरल आती हैं। जैसे पिछले की बात करें तो पिछला मेंस एकमात्र ऐसा बैच होता है जहां पर जाके ये नहीं कह सकते कि पिछली भर्ती परीक्षा के आधार पर पढ़ लेना। पिछली भर्ती परीक्षा के आधार पर तो तुम्हें टॉपिक 2 ही पढ़ाने चाहिए मुझे, एक तो क्रिया पढ़ा दूं और एक शब्द शुद्धि पढ़ा दूं, लोकोक्ति मुहावरे तुम्हें पढ़ने, यही आया था पिछली बार। तो पिछला पेपर स्तरहीन पेपर था। 3 प्रश्न उसने दे दिए क्रिया के, एक लोकोक्ति मुहावरे से और एक दे दिया शब्द शुद्धि से। और शब्द शुद्धि में एक ऐसा शब्द दिया जो शायद बच्चा नहीं भी पढ़े तो खोटा नहीं करेगा, अभिज्ञ शब्द आया था, उसका शुद्ध रूप पूछा था। तो जैसे भी है जो भी है, मेरी क्लास के अलावा शायद गणित की क्लास है ना? तो गणित की क्लास जो आर्ट्स के बंधु बैठे हैं उनके लिए तो चाहे प्री में पढ़ी हुई है तो भी बराबर ही है ना? हो सकता है कि मास्टर सेम पढ़ाए, मान लो जैसे हिंदी मैंने पढ़ाया और प्री में महेंद्र जी ने पढ़ाया तो वो ही पढ़ाए, या कोई और टीचर पढ़ा दे, वो एक अलग बात है ना? अगर महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो वो चीजें हैं। अब वहां पर वो पढ़ रहे हो तो गणित में मजे की बात है, गणित अंग्रेजी में सब नया नया ही लगेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जिनका प्री में इंग्लिश था
उनको इस चीज का बेनिफिट 100% मिलेगा, है ना। और ये बात मैंने प्री के टाइम जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब वाया यूट्यूब भी मैंने ऐसे वीडियो डाले थे कि भाषा चयन करते समय आज भी तुम्हें मिल जाएगा। पर मैंने ये भी कहा था बच्चों को कि बेटा ऐसा नहीं है कि मेंस में इंग्लिश काम आएगी इसलिए प्री में इंग्लिश लेके फेल हो जाऊं, ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता, कोई जोश जोश में मेंस में काम आएगी, मेंस आएगा तो काम आएगी ना, अपना निपटारा तो प्री में हो जाएगा। हालांकि तुम्हें मुझसे ज्यादा समझदार, तुम्हें पता है कि मेंस होगी तब की बात है, पहले प्री का नाका लगना जरूरी है। अभी तो इज्जत से जी रहे हो ना घर में, प्री पास है, छोरे एग्जाम होना है, आधा मास्टर बन गया, तो आपको उस चीज को लेके चलना है। दूसरी बात, अंग्रेजी की बात करें, मेरा विषय नहीं है, पर मैं चूंकि एक पेडागोजी के टीचर के तौर पे तुम्हें बताऊं तो इंग्लिश में एक तो मानसिक रूप से नकारात्मक मत रहना। अपने क्या एक थ्योरी बैठी हुई है, अंग्रेजी अपने को समझ में आएगी नहीं। मेथड्स कम से कम बात करूं तो टीचिंग मेथड्स तुम्हें 100% समझ में आते भी हैं और तुम सवाल भी कर लोगे। विधियां थोड़ी बदलती हैं भाई, अंग्रेजी का टीचर पढ़ाएगा ना तब भी मेथड्स वही रहता है, हिंदी का पढ़ाएगा तब भी वही रहता, गणित का पढ़ाएगा तब भी वही। ठीक है, कुछ पद्धतियां बदलती है। अब जैसे सहायक सामग्री पढ़ाई जाए तो सहायक सामग्री तुम्हें टीचिंग मेथड्स में कोई एक टीचर पढ़ा के जाएगा, चाहे वो मेरी क्लास में करवाऊं, चाहे गणित विज्ञान की क्लास में हो, चाहे कोई और सामाजिक की क्लास में मेथड्स पढ़ा रहा वो टीचर पढ़ा के जाए। अब कई बच्चों को लगता है सर आप भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दे, 4 बार पढ़ा दे। अरे भाई 4 बार में भी तो मैं श्यामपट को तो श्यामपट ही लिखाऊंगा। अब गणित का मास्टर कोई माथे पे बांध के श्यामपट घर से तो नहीं लाता, वही सेम ही है। मूल्यांकन टॉपिक सभी में है, तुम्हारे 5 जगह मूल्यांकन है, एक टीचर पढ़ाएगा कोई भी तुम्हें। भाई मैं भी तुम्हें वही परिभाषाएं लिखाऊंगा, वही डिवाइडेशन लिखाऊंगा, वही प्रश्नों के प्रकार लिखाऊंगा, वही मूल्यांकन की विधियां लिखाऊंगा। जब मैंने लिखा दी तुम्हें तो तुम्हें गणित विज्ञान में जरूरत नहीं, और गणित विज्ञान के टीचर ने तुम्हें पढ़ा दी तो तुम्हें हिंदी में फिर माथापोड़ी नहीं करनी है। वो भी 2 प्रकार के प्रश्न लिखाएंगे तो मैं भी 2 ही लिखाऊंगा, परीक्षा वो भी 3 लिखाएंगे, मैं ही 3 ही लिखाऊंगा। 8-9 स्टेटमेंट मैं लिखा तो 8-9 स्टेटमेंट वो टीचर भी लिखाता तुम्हें। तो बात इतनी सी है कि बहुत अधिक कचरा एकत्र करने के बजाय प्लीज आप कोशिश करें क्वालिटी के साथ में कम चीजों को बेहतर परिणाम की ओर कैसे ले जाना है। आपके दिमाग में कई सारी बात, 6 महीने पढ़े हैं तो जब रीट दिया था तब कितने महीने थे मेंस को? लगभग 12 महीने थे, अब तो 6 ही रहे हैं, तो 6 तो निकल गए। देखो एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। जो आपके साथ में रीट में फेल हुआ है कोई मान लो, तो वो कहता, उसके दिमाग में ये चलता होगा कि रीट एग्जाम होगा तब की बात है। अब एग्जाम हो गया है ना, अब वो रोता फिर रहा 4th ग्रेड की ओर। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इस भर्ती में बेहतर तैयारी करोगे तो सब कुछ होगा। हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है, राजस्थान का जीके तुम लोग शायद मेरे हिसाब से राजस्थान की किसी भर्ती में सर्वाधिक पोर्शन तुम पढ़ रहे हो, तो बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो वैकेंसीज खूब है। मन में जो 4th ग्रेड का रथ संवारे हुए हैं उसको साइड में रख के पढ़ो, सबके दिमाग में है, कहीं नाका नहीं लगाना, 4th ग्रेड निकाल लूंगा। 55,000 पोस्ट है, अपने ग्रेड 3rd में अच्छी पोस्टें आएगी, लगभग 30,000 पद आएंगे। तुम तो उस समय एडमिशन लिया था तब तो 10,000 की बात हो रही थी, 7 की। यार तुम 7 पे भी तो पॉजिटिव थे ना, आए थे ना कोचिंग अगले दिन सुबह उठ करके जैसे तैसे कि चल जो होगा देखा जाएगा, 1 पोस्ट चाहिए। तो अब 7 से 30 की संभावनाएं बनी है, और शायद डीपीसी हो गई और सारा सब कुछ ठीक रहा तो 35 से 40 के बीच में पद आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। पर अपेक्षाएं नहीं पालनी है, अपेक्षा जीवन में बहुत दुख देती है। उम्मीद नहीं पालनी की 35-37 आएगी, हो सकता है 20-22 ही निकाले। तो अपन 35 का मुंह फाड़ के बैठे थे, अब लगा ये लो। जितनी पोस्ट आए आप अपनी तरफ से बेहतर की कोशिश करें। दूसरी बात, कंटिन्यूटी बताने की जरूरत नहीं, इतने टाइम से आ रहे हो, रेगुलर रहो क्लास में, जब भी लेके होता है। कई बार कई विषय समझ में नहीं आते हैं, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। नंबर 1 कारण, आप किसी पूर्वाग्रह का शिकार होते हो, पहले से कोई धारणा बना रखी होती है, तब मामला नहीं बैठेगा, गणित समझ में नहीं आएगी, अरे एक बार पढ़ तो ले, अरे नहीं 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 आएगी। अब उसने सोच लिया
कि चाहे पाइथागोरस पैदा हो जाए और मुझे पढ़ा दे तो नहीं समझ में आएगी, तो उसको नहीं समझा सकते तुम, कोई मतलब वाली बात नहीं। इंग्लिश पहले ही सोच लिया। कई बच्चे आते हैं मेंस वाले, कई बैचों के बच्चे आए भी है नीचे, सर ऐसे करो इंग्लिश सुबह 7 बजे लगा दो। क्यों? मुझे समझ में नहीं आती, मैं नहीं आऊंगा। सुविधाएं देखो, नहीं तो लास्ट लगा दो। अरे तू एक बार क्लास में बैठ तो भाई, सब आएगा, चीजें होगी। देखो 9 सवाल इंग्लिश के आते हैं, 4 करके आए तो नुकसान क्या हुआ ये बताओ मुझे। और मैं कह रहा हूं ना, मेथड्स तो हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तुम रीट में संस्कृत के साथ क्यों गए थे? तुम्हें कौन सी संस्कृत आती थी? पर अपने हिंदी से मिली जुली बात है, कुछ लिखा हुआ पल्ले पड़ता है, अंग्रेजी में जाको ही कौन लगे। पर मेथड्स में काम होगा। अंग्रेजी के गुरुजी जब मेथड्स पढ़ाएंगे तब आपको एक बात समझ में आएगी कि अंग्रेजी का शिक्षक मारवाड़ में मारवाड़ी में ही पढ़ाता है, लाइक हिंदी में पढ़े। टेंस कैसे पढ़ाते हैं? ता है, ती है, ते है, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। हिंदी है तो आप प्लीज एक तो पूर्वाग्रह नहीं बनाएं। दूसरा क्या होता है, नहीं समझ में आने का दूसरा आधार यह होता है कि आपके टेस्ट में नंबर नहीं आते, तब आपको लगता है कि शायद टीचर ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया था। आप अपने आप से पूछें कि आपने टीचर के पढ़ाने के बाद में अभ्यास कितना किया था, उसके बाद में सोचें। और तीसरा, तुम पहले ये सोच के आते हो कि मुझे फलाने आदमी से पढ़ना है तो ही समझ में आएगी। इसको शास्त्रों में वहम कहते हैं। फलाना आदमी कोई सकलक बुम बुम की पेंसिल लेके नहीं आएगा। पढ़ना सही में बताऊं ईमानदारी से, तुम्हें ये रीट में जितने बच्चे यहां पढ़े हैं मुझसे ऑफलाइन में या ऑनलाइन, उनको मैं हमेशा कहता था भाई मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेहनत तुम्हें करनी होती है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ने पे फोकस करें, नकारात्मक एनर्जी को लेकर अंदर सर्वाइव नहीं करना है। अलग अलग जगहों से आए हुए हो आज आप, है ना, कोई यूको बैंक से आया है, कोई गीता भवन से आया है, कोई शायद अभय चैम्बर से भी आया होगा, तो थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा। पर वो बच्चे भी तो खुश है जो कॉम्प्लेक्स से गीता भवन जाते थे, आसपास से 12वीं रोड से उधर जाते थे यूको बैंक की तरफ। तो देखो अपन तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, तो ये छोटे मोटे स्ट्रगल के फेजेस होते हैं, इनको लेकर के बिल्कुल ही दिमाग में नहीं लाना है। आपको पढ़ना है, किसी भी शक्लो सूरत में पढ़ना है, तो आप उस चीज को स्वीकार करो कि भाई मुझे पढ़ाई किसी भी हालत में करनी है, तो इन छोटी मोटी चीजों को, समस्याओं को अवॉइड करना है। क्योंकि किसी बच्चे को यहां आने से थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी कि भाई मान लो कोई गीता भवन की तरफ ही रह रहा था और गीता भवन बैच लग रहा था, उसके तो आनंद थे, 1:55 पे घर से निकलता, 2 बजते ही बैच में तैयार, उसको थोड़ा लेके परेशान होना पड़ रहा है। तो उस चीज को प्लीज आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता कोई बच्चा इधर पाल रोड से भी बेचारा गीता भवन आता था, तो किसी के नुकसान में किसी का फायदा छुपा होता है। तो आप ये सोचिएगा कुछ दिन उसके थे, कुछ दिन तुम भुगत लो, बेहतर मेहनत करोगे बेहतर परिणाम मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, थोड़ा ये ध्यान रखना है। खाली यहां आए बैठे चले गए, घर जाकर के बैग को रख दिया कि बेटा बैठ जा कल चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और देखो अगली वैकेंसी आना, अगली वैकेंसी के टाइम तुम्हारा तैयारी करना, या यही सेम हालात आपके उस समय होना कोई पॉसिबल नहीं है, चाहे लड़का है या लड़की है। भाई इतने आराम से तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये हालात अगली वैकेंसी के टाइम होंगे। कोई जरूरी नहीं है, घर की परिस्थितियां, घर का माहौल, आपकी व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं आपको शायद किसी तरफ मूवमेंट करवा सकती हैं। आप लास्ट वैकेंसी मान के तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रीट प्री में तुम अच्छे से पढ़े हुए चीजों को, है ना, और प्री में तुम लोगों ने चीज नोट की होगी। हालांकि तुम्हारे तो लेवल फर्स्ट में इतना कुछ नहीं आया था, लेवल 2 के जो बच्चे पढ़े थे उनके जो पेपर हुए थे उसमें कुछ अच्छे सवाल आए थे जो काफी डीप पूछे गए थे। लेकिन अब आपका लेवल जो आएगा ना एग्जाम में, वो डिक्रीज हो गया आएगा, इंक्रीज होके नहीं आएगा। जबकि जो लेवल 2 के बच्चे पढ़ेंगे उनका लेवल अपेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदी विषय के अध्यापक हैं। भाई जो बच्चा लेवल 2 में मुझसे पढ़ेगा, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हिंदी के, सामाजिक के, लाइक एसएसटी साइंस के बच्चे बैठते थे, अब वो कल से उनकी सब्जेक्ट क्लास अलग लगेगी, तो उनकी कॉपी अपनी कॉपी से मैच मत करवाना। क्योंकि मैं आपको यहां संज्ञा 4 घंटे में पढ़ाऊंगा, उनको संज्ञा 10 घंटे में पढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं मेरे इतने क्यों पढ़ाए रे, इसको इतना क्यों पढ़ाया। तो हर परीक्षा का एक लेवल होता है, उसको उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है, दुखी नहीं होना है। और मैं तो
बहुत साफ शब्दों में बोलता हूं कि कोई टीचर अगर कक्षा में यह भी कहता है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं, ये तुम्हारे परीक्षा में आधा है आधा नहीं है, तो आधा कहीं काम आ जाएगा, तो आप उनको वापस जवाब देना आधा आप अपने पास रखो, आपके काम आएगा। सिलेबस ऑलरेडी इतना सारा, तो फालतू क्यों पढ़ रहे हो तुम? कोई भी बात अतिरिक्त नहीं लिखनी नोटबुक में किसी भी प्रकार से, ये ध्यान रखना है। और अंतिम बात, फिर अपन बात करेंगे किस तरह से लेके शुरू करें, कैसे पढ़ें। आप अगर अभ्यास पर बल नहीं देते हो ना, तो मैं अभी भी तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि रीट में पास होना और मुख्य परीक्षा को पास करना दो अलग पहलू है, यह हमेशा ध्यान रखना। कई ऐसे मेरे जैसे बैठे होंगे, हंसी मजाक कर रहे थे, आ रहे थे, मजे कर रहे थे, और मजे मजे में नाका लग गया, तो वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट नहीं था कि इतने पदों पर पास हैं, वहां पर नंबर की प्रायिकता थी कि इतने बच्चे नहीं, इतने नंबर तक सब पास होंगे। और प्री और मेंस में क्या अंतर है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जो बच्चा घर पढ़ता है ना, उसको पक्का समझ में आ जाएगा कि हां यह चीज होती है। देखो, तुम 3 जगह टेस्ट दिया करो, एक रूम, एक आपका क्लासरूम, और तीसरा रूम, उसके बाद में कोई रूम नहीं बचेगा, एग्जाम हॉल। 3 जगह तुम पेपर दिया करो। यहां पर तुम्हारे तुक्के ज्यादा सही होते हैं, सबसे ज्यादा। रूम पे बैठ के सवाल मिलाते हो ना, परिणाम सारे पॉजिटिव आते हैं। तब लगता साला मास्टर तो बन गया, बाकी आगे हेडमास्टर की सोचनी है, रिजल्ट तो धड़ाधड़ आ रहा है। और यही मामला जब यहां आते हो ना, ईमानदारी से चेक कर लेना, 50% भी नहीं रहता है, मामला डिक्रीज होता है। और यहां जाओगे तब सोच लो। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 1/16 रेशियो है तुक्के का। हर 16वां सवाल सही है, 15 गलत है। यही प्री और मेंस में फर्क है। ये तुम्हारा प्री है और ये तुम्हारा मेंस है, ये ध्यान रखिएगा। प्री ने सिर्फ तुम्हारी पास होकर के 6 महीने 8 महीने इज्जत बचाई है, बाकी चीर रण मेंस के बाद होगा, ये ध्यान रख लेना। तुम्हें लगता है ना महाभारत टल गई ना, महाभारत होगी, और इस बार महाभारत के बाद द्रौपदी का चीरहरण होगा, उस समय तो पहले हो गया था, इसमें रिजल्ट के बाद होगा। तो आप कोशिश करें, पढ़ें। बाकी जो दूर दराज से आए हो उसके लिए मैं व्यक्तिगत माफी चाहता हूं, तुम परेशान हुए हो, है ना। तो ऐसे फील कीजिएगा कि संस्था खुद कह रही है कि आप कोऑपरेट करें। हमें भी दुख है कि तुम्हें वहां से बुलाया, लेकिन हमें इस बात का भी दुख है कि अगर हम नहीं बुलाएंगे तो कोर्स टाइम पे नहीं होगा। कुछ बच्चों का था, सर हमारे एग्जाम्स आ गए, क्या मैं सभी तुम्हारे चूंचा लेके फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं? तुम्हारी जो जो चीजें रहेगी, हमारे सर एग्जाम्स हैं, काफी बच्चों के शायद बीएसटीसी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स 1-2 दिन में शुरू हो रहे। कुछ बच्चे सुबह भी मुझे मिले थे, सर हम जा रहे हैं यूपी एग्जाम में। तो आप यूपी का आनंद लें, याद रखना। अरे भाई हंसने की बात नहीं है, तुम्हारे पास एग्जाम देने के अलावा कोई रास्ता है क्या? तो यथार्थ स्वीकार करें और रथ यूपी की तरफ मोड़ो। मस्त आराम से 10-12 दिन एग्जाम होते हैं, उसको एंजॉय करो, अच्छे से एग्जाम दो। कॉलेज वाले ने गारंटी ले रखी है कि पास होगा ही होगा, तब तो खूब घूमो, वहां जा ही रहे हो तो सब जगह धार्मिक यात्राएं करो। उसने कह रखा है कोई गारंटी नहीं है, तो कहीं गुफा में बंद होकर पढ़ लेना, नहीं तो मेंस धरी रह जाएगी, फैल ठोक देगा वो। तो आपका एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैचेज के बच्चे बैठे मेरे सामने जिनका जीके लगभग कंप्लीट हो गया, उनको कहां रखा है फिर? वो भी तो हमारी थाती है, धरोहर है, तो उनको पढ़ाना जरूरी है। तो आप प्लीज कोशिश करें। मेरी क्लास या तो फर्स्ट रहेगी या लास्ट रहेगी, इसलिए कोशिश करूंगा। कोई मान लो विद्वान बैठा है, उसको लगता है मेरे तो पढ़ी हुई है, तो फर्स्ट रहेगी तो वो 4 बजे आ सकता है, और लास्ट रहेगी तो वो 6 बजे जा सकता है। किसी को लगता है ना मुझे आता है। बाकी अच्छा विद्यार्थी तो वो होता है कि किसी भी कक्षा में बैठने से पहले स्वयं को शून्य समझिएगा कि मुझे कुछ ही नहीं आता, मैं सुनूं आराम से, मस्त अच्छे से तरीके। बाकी कोई एक्सक्यूज हो अबाउट सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ते समय किंतु परंतु आता है, तो हम जरूर सवालों पे डिस्कस करेंगे। पढ़ते समय पीवाईक्यू पे फोकस कीजिएगा। आपके रीट मेंस की औकात पीवाईक्यू से ज्यादा नहीं है, तुम वो पढ़ो, मिलाते रहो, चीजें हो जाएगी। यूट्यूब की क्लासों से फिलहाल दूर रहो, है ना, फिलहाल के लिए दूर रहना है। यूट्यूब एग्जाम के टाइम, अब कुछ टीचर्स, कुछ शिक्षक
अदर कोचिंग से हो गए, अदर अदर डिपार्टमेंट से हो गए, कभी आपको ये भी सुनने को मिलता है कि एग्जाम के टाइम ही यूट्यूब पे क्लासें क्यों कंडक्ट करवाई जाती है। तो शायद सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। मैं मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये मानता हूं कि एग्जाम के टाइम में क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तुम्हें लगता मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ूं। फिर तुम्हारी पढ़ाई छूट जाती है। उस समय तुम्हारे लिए बेहतर काम करती है वो कक्षाएं। अगर अभी मान लो मेरी किसी चैनल पे क्लास चल रही है, अगर तुम्हें लगता मुझे देखनी चाहिए, तो उसको आफ्टर लाइव देखिएगा, स्पीड को बढ़ाएं, और कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि तुझे समझना है तो उसको रोक लो। बाकी फिलहाल इतना ही करो, कोचिंग आओ, 2-3 घंटे जितने मिलते हैं, घर जाने के बाद में जम के सेल्फ स्टडी करो। अभी कई बच्चे कमेंट लिख रहे हैं, सर सेल्फ स्टडी कितनी करें। बहुत सरल शब्दों में कहूं, जितनी औकात होती है ना उतना पढ़ो। बच्चे जम के पढ़ रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला सेकंड ग्रेड वालों से भी है। सितंबर में सेकंड ग्रेड हो जाएगा। तो चलो खैर, तुम्हारे में तो थोड़े कम बच्चे आएंगे, लाइक मतलब फर्स्ट लेवल में, पर सेकंड लेवल वालों के लिए तो है ही, हिंदी वाले हिंदी में आएंगे। आपके लिए भी तो फोर्थ ग्रेड वाले भी कुछ, आपके भी कई बच्चे ऐसे बैठे जो उधर बैठे हैं, कई बच्चे बाद में लेके जुड़ेंगे। और बाकी सारी चीजें छोड़ो यार, पिछली बार जो 2 गुणा में पास हुए हैं वो कहां गए, वो भी तो भाले लेके बैठे हुए हैं। तो आप प्रिपेयर रहो बढ़िया से लेकर के। और जो है, हाँ अच्छा, डिप्रेशन में डाल दूंगा मैं यूं, तो देख रईस आदमी जा सकता है डिप्रेशन में, हम तो गरीब आदमी कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे। तुम्हारी मेंटलिटी, तुम्हें डिप्रेशन में, तुम्हें भाई मुझे लगता नहीं है, खासकर कॉम्प्लेक्स में कोई विद्यार्थी बैठ गया ना, वो डिप्रेशन में दुनिया को डाल सकता है। हम नहीं जाए डिप्रेशन में तो बेहतर है कि आराम से कोर्स हो जाए और बिना कोई डिप्रेशन के जीवित मास्टर बाहर निकल जाए। तुम्हारे अंदर आत्मा आती है कॉम्प्लेक्स में, तुम बाहर गीता भवन में बैठते हो, अच्छे बैठते हो, वहां अग्रवाल में पढ़े हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अबे चैम्बर ठीक, ये कॉम्प्लेक्स में आते ही भोपा आता अंदर तुम्हारे, तो तुम बेटा डिप्रेशन में नहीं जाओगे। यहां मास्टर ही गए हैं डिप्रेशन में। तो आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ो। और अगर एक विद्यार्थी टीचर वैकेंसी की तैयारी करते हुए डिप्रेशन जैसी बात करता है, तो फिर नीट वाले कहां जाएंगे बताओ, हैं? चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। भाई आपने कभी सुना क्या कि एक लड़का बीए कर रहा था, आत्महत्या कर ले? हाँ, मकान मालिक का सामान लेके फरार, ये हो सकता है। रूम का किराया नहीं दिया, 4 महीने का भाग गया, ये अपन कर सकते हैं यार। डिप्रेशन में मकान मालिक जाए, अपन क्यों जाए? और कहो किसी आर्ट्स वाले से कि तू मरी, मैं क्यों मरूं, तू मरी, तारो बाप मरी। मरना शब्द सिलेबस में है ही नहीं। अब सुनो, पाठ्यक्रम की बात करें तो सिलेबस आपको आज के, आज से किसी को 4 महीने पहले, किसी को 3 महीने पहले, किसी को 2 महीने पहले दिया गया था। हमेशा पढ़ने का एक तरीका होता है। देखो, पढ़ते तो आप भी हो, पढ़ते तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, पर सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना। आप इसी हॉल में समान रूप से बैठे हो, समान रूप से आप आवाज को सुन रहे हो, नोट समान बना रहे हो, आप सबको समान तरीके से समझाया जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं आपके अप एंड डाउन्स होते हैं। एक खेत होता है, उसमें जब फसल बोई जाती है, बारिश तो बराबर होती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि इधर वाले कोने में ऐसे बारिश आ रही थी, यूं हाथ रखा, थोड़ा इधर ज्यादा बरस जा। फिर भी खेत के किसी कोने में फसल अच्छी होती है, किसी कोने में खराब होती है। तो ये अपने इस क्लास हॉल के अंदर भी या शिक्षण में भी सेम प्रक्रिया चलती है। कोई बच्चा ग्रहण अच्छे तरीके से करता है, किसी के ग्रहण करने में दिक्कत आती है। तो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है, फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, उसका नहीं हुआ, उसका हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे मोटी जो बात होती है ना, वो होती है साथियों, एक अच्छी रणनीति की कमी। देखो, भार गधा भी ढोता है, भार घोड़ा भी ढोता है, पर घोड़े को हमेशा स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत उदाहरण में लाया जाता है, और गधे को हमेशा एक ऐसे कार्य के लिए निमित्त किया जाता है कि जिसको ना तो तुकांत पता है, बस ठीक है ढो रहा है। अपन नहीं कहते क्या, गधे की तरह पूरे दिन माथापोड़ी करता रहता है, मतलब वो परिणाम की ओर नहीं जा रहा है।
तो हमें एक अच्छी रणनीति से तैयारी को शुरू करना चाहिए, यह ध्यान रखना है। हमें बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें, यानी आपको यह पता होना चाहिए कि पढ़ते समय हमें किन किन चीजों को फॉलोअप में लेना है जिससे हमारी चीजें और बेहतर हो और परिणाम अच्छा आए। मैंने दिन में 200 पेज पढ़ लिए, मैं खुश हूं। सुबह देखा याद क्या है, नीलवटा सन्नाटा, कोई मतलब नहीं है। तुमने 2 पेज पढ़े, तुम्हें 2 याद है, यह तुम्हारे लिए बेहतर है। आप परिणाम की ओर जाइएगा। आप क्वालिटी पर काम करें, क्वांटिटी पे काम नहीं करें। गधों की तरह अपने पढ़ाई नहीं करनी है, एकदम यूं मतलब कोल्लू का बैल बन के पढ़ रहे हो, नहीं। परिणाम बेहतर आता है, उस पे काम करो। हमेशा सेल्फ स्टडी में 2 चीजें रखा करो। एक तो जो टीचर्स ने पढ़ाया है तुम्हें नहीं आता या कम आता है, यह ध्यान रखना। तो एक तो उसको पढ़ो। अब जैसे हिंदी है, संजय टॉपिक पढ़ाया और तुम्हें आ रहा लेके, और तुम्हें पता है कि मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू मिला लूं, मेरा काम हो जाए, तब कम से कम पीवाईक्यू तो मिलाने हैं, तो डायरेक्ट पीवाईक्यू मिलाओ। हो गए सॉल्व, छोड़ दो उस टॉपिक को। सर्वनाम पढ़ा है, पीवाईक्यू हो गए, छोड़ दो उस टॉपिक को। अगर तुम्हें लगता है पीवाईक्यू काम नहीं कर रहा है, चीजें नहीं हो रही है, तब ध्यान रखना आपको थ्योरी वापस पढ़ के फिर जाना है। ये छोटे छोटे विषय हिंदी में सेल्फ स्टडी में तुम्हें रोज के 5 से 10 मिनट ही देने हैं, इससे ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। अगर आधा घंटा घंटा हिंदी को दे दोगे तो फिर 8 बजे तो छुट्टी होगी तुम्हारी। अब ऐसे नहीं 6 बजे हो जाएगी, हो जाएगी। मैं तुम्हारे भविष्य को देख के बता रहा हूं, आपका फ्यूचर दिख रहा मुझे। 8 बजे यहां से डोलते हुए मेरे साथ उतर रहे हो सीढ़ियों से, कल की बात कर रहा हूं। अरे सुन लो, चर्चा मत करो। अब तो कल 8 बजे छुट्टी होगी, तो 6 बजे जाके तो कौन सा भैंस का दूध निकालना तुम्हें। 8 बजे बढ़ो, क्या फर्क पड़ता अपने हैं? और तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं पीछे, बैठे हो ना, टेंशन मत लो। तो आप 3 से 4 घंटे कम से कम पढ़ा करें, जिसमें एक जीके का पोर्शन 100% साथ में रखो। अब अपनी बीमारी क्या है, जीके में तुम वही पढ़ते हो जो तुम पहले से आ रहा है। युद्ध पढ़ रहे हो, एक ही सवाल आएगा नहीं। कहानी पढ़ रहे हो, पद्मिनी उसके पीछे भाग गई, ब्रह्मदेव उसको लेके भाग गया, क्या मतलब यार। आप टफेस्ट सब्जेक्ट को पहले उठाओ। आजकल का जीके का पेपर जो बनता है ना, वो स्टैटिक जीके से बनता है। फैक्चुअल टाइप के सवाल, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, करंट का भाग हो गया, इन पे लेके चीजें शुरू करो, ध्यान रखिएगा। बाकी एक विद्यालय विषय पढ़ना ही है, मनोविज्ञान जिनके हो गए वो पढ़ते रहो, इन चीजों को चलाते रहो धीरे धीरे। जब तक कोचिंग पूरी होती तब तक एक बार सेल्फ में सब कुछ हो जाना चाहिए। और पीवाईक्यू कब मिलाएं, एक टॉपिक कंप्लीट सवाल मिला लो, अगला टॉपिक कंप्लीट सवाल मिला लो, अगला टॉपिक कंप्लीट क्वेश्चन मिला लो। अब ये रोना कोई नहीं रोएगा, सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो उसके पास भी नहीं है, सबके पास बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। अब बेसिक तो तुम्हें क्या बताएं, रीट वाले जो बच्चे पढ़े उनके सबके बेसिक चीजें पढ़ी लिखी देखी सुनी हुई है, तो उन्हीं को लेके पढ़ेंगे वापस, है ना। किसी बच्चे के व्याकरण पढ़ी हुई, जैसे ऑनलाइन में भी 2-4 बच्चों ने लिखा पहले विधियां पढ़ा दो, तो यहां भी बैठे कहीं भोपे सोच रहे होंगे पहले विधियां पढ़ा दे तो फिर मैं निवड़ जाऊं। विधियां पहले पढ़ाना संभव ही नहीं है, कारण पेडागोजी का नियम है, पहले तुम्हें ग्रामेटिकल पोर्शन सिखाऊंगा, फिर पेडागोजी सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे चीजों को अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। अभी किसी विषय की विधियां थोड़ी हुई है, नहीं हुई है ना, तो तुम्हें जो भी विषय एक विषय की पहले होगी उसका तुम्हें अगले विषय में फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो अपने टॉपिक, मेजर टॉपिक विकारी है, विकारी मन 4 टॉपिक सीधे आते हैं। तो रीट में अलग टॉपिक क्या है, एक क्रिया, मेंस में अलग है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो प्री में भी आता है, वहां पूरे अव्यय आ रहे थे, वहां पर क्रिया विशेषण भी था, संबंध भी था, समुच्चय भी था, विस्मय भी था, निपात भी था, लेकिन यहां पूरों की बात नहीं होगी। लेकिन यहां विकारक शब्द सारे पढ़ने तुम्हें, लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष और वाच्य। तो पुरुष तुम सर्वनाम में डिस्कस करके चलते हो, वाच्य टॉपिक हम क्रिया से जोड़ के पढ़ाएंगे आपको, लिंग वचन एक बेसिक टॉपिक होता है, ज्यादा कोई माथापड़ी वाली बात नहीं, पर सबसे बढ़िया टॉपिक बचता है इसमें कारक। पर बात यह कि वो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। संधि समास तो पिछली बार भी बहुत पढ़ाए थे, जोर दे दे के 100 उदाहरण लिखाए थे अलग से, लिख छोरे 150 क्वेश्चन पूरे हो गए फिर भी ढूंढ रहे, संधि तो आई होगी कहीं ना कहीं, अरे 150 हो गए बेटा अब नहीं आए। तो अपने खैर जो होगा उसके बाद में लेके देखेंगे, जैसा पूछा जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहले बात करूं
तो मैं चूंकि एक विषय नहीं पढ़ा के आपको एक भाषा पढ़ा रहा हूं जो आपके विषय के रूप में कार्य करता है। हाँ, मुझे पता है तुमने इन चीजों को पढ़ रखा है, पर किसी भी मकान को बनाओगे ना तब भी आपको नींव से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। भाषा शब्द मित्रों भास धातु से बना है। और अगली बात करूं तो भास का अर्थ क्या होता है? कहना या व्यक्त करना। अगली बात करूं भाषा किसे कहते हैं, तो बहुत सरल शब्दों में बताइएगा, विचार आदान प्रदान, बेटा फोन साइलेंट कर लेना, करने का माध्यम, भाषा है। मेरे मन में, आपके मन में, उसके मन में कोई बात आती है, उस बात को यदि तुम किसी दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हो तब ध्यान रखिएगा उस माध्यम को अपन क्या कहेंगे? भाषा। अगली बात लिखता हूं, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। अब सुन लो तसल्ली से कुछ बातें यहां पे। एक तो ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में कई बार आता है रूप में रू बड़ा होता, बड़ा आएगा ऊ जहां पर वहां गांठ होती है, ध्यान रखिएगा। और जहां रू बड़ा नहीं आता वहां गांठ नहीं होती। उदाहरण के लिए गुरु शब्द आता है ना, उसमें रू छोटा आता है इसलिए गांठ नहीं, अपन सीधा लिखते हैं। अब यहां पर बात करूं तो विचार आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। अपने मन में कोई बात आ रही, जैसे मैंने इतनी सारी बातें तुमसे की, अभी भी बात कर रहा हूं, ये किसके माध्यम से संभव हो रही है? भाषा के माध्यम से। और जो तुम जिंदगी में दुख झेल रहे हो ना पढ़ाई नाम का, उसका कारण भी क्या है? भाषा। भाई भाषा नहीं होती तो अपन गूंगे बैरों की तरह घूमते रहते बस। सोशल मीडिया का वो चुटकुला याद होगा, जिंगा लाला ऊ लाला आदि मानव। तो भाषा नहीं थी उसके पास में भाई, सीधी सी बात है। देखो मनुष्य वही था, आदि मानव, आदिमन प्रारंभिक मनुष्य हमारी तरह था, लेकिन कुछ शारीरिक गठन में हमारे परिवर्तन वे समय के साथ में होता रहता है ना। आपने लेमार्क और डार्विन की थ्योरी में पढ़ा है कि चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। ये सामान्य सी बात है, जो वातावरण से भी प्रभावित हो सकता है, आनुवंशिकता से भी प्रभावित हो सकता है, किसी ना किसी से प्रभावित रहता है। लेकिन अब वो आपस में बातचीत नहीं करते थे, लाइक उनके अंदर लैंग्वेज भाषा का विकास नहीं था। तो अगर कोई मेरे मन में बात आ भी रही थी ना, तब भी मैं दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहा था, और दूसरे तक नहीं जा पा रही थी तो कोई इनोवेशन था ही नहीं। लाइफ का एक ही ध्येय था उनका, खाओ पियो सो बस। जो ज्यादा सर्वशक्तिमान की स्थिति में होता था वो खाता था, ना वो शाकाहारी थे ना वो मांसाहारी थे, वो केवल आहारी थे, खाते थे। उनको कोई मतलब नहीं था क्या है क्या नहीं है। अगर कोई ताकतवर है तो कमजोर को खा लिया, फल मिले तो उनको खा लिया। बाकी आदि मानव की जिंदगी जंगली जीवन क्या होता है, आजकल अपन यूट्यूब वगैरह पे कई सारे ऐसे ब्लॉगर को देखते हैं, जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, चाहे वो इथोपिया हो या और कोई कंट्रीज हो, वहां खूब सारे अपने वाले गए हुए हैं, तो वो अपने को वीडियोस दिखाते हैं कि कैसी जिंदगी उनकी जीवन से वैसी उनकी थी। लेकिन जब भाषा का प्रादुर्भाव हुआ ना, तब जाकर के अपने दिमाग की बातें उस दिमाग तक गई, उससे गई, उससे गई, धीरे धीरे इसमें लाखों वर्ष लगे, और फिर ये पढ़ाई नाम की एक चीज बनी जिसके लिए अपन यहां बैठे हुए हैं। अब अगला लिखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं। इसको मैंने पहले भी समझा रखा आपको कि भाषा के 3 रूप नहीं करने हैं। हम लोग कुछ किताबों में, कहीं यूट्यूब पर कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं, और 3 रूप में हम सांकेतिक लिख के चलते हैं। आपको बहुत भली प्रकार से समझाया हुआ है, याद होगा आपको, कि प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण भाषा के उस शास्त्रीय रूप को कहते हैं जिससे भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी मिलती है, वो व्याकरण है। भाई मान लो मैं कोई बात बोलता हूं या बात लिखता हूं, आप कहते हो सर ये अशुद्ध लिखा हुआ है, किसके आधार पर कहते हो? व्याकरण के आधार पर बात करते हैं, और तो कोई दूसरा आधार नहीं होता है। लेकिन आपको भली बात याद होगा कि अगर मैं कोई उच्चारण गलत करूंगा, यानी मौखिक की बात कर रहा हूं, तब आप कह सकते हो कि सर आपके द्वारा किया गया उच्चारण अशुद्ध है, गलत है। इसका आधार व्याकरण है।
मैं अगर कोई लिखते समय कोई त्रुटि करता हूं तो आप कह सकते हो सर मात्रा छोटी नहीं बड़ी आएगी, बड़ी नहीं छोटी आएगी, श षटकोण वाला नहीं है, आपने शंकर वाला आना चाहिए था, आपने गलत लिखा है। ये लेखन के आधार पर बात कर रहे हो। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, सांकेतिक जो रूप होता है उस पर कभी भी व्याकरण लागू नहीं होता है। भाई मैंने इनको खड़े होने का इशारा किया, इनको बैठने का इशारा किया, इनको बाहर जाने का, उसको अंदर आने का इशारा किया, क्या इसमें किसी भी प्रकार का व्याकरण का नियम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ये काम में क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि भाषा के मित्रों हमेशा दो पक्ष चलेंगे, एक चलेगा व्यवहारिक पक्ष, एक चलेगा मानक पक्ष। जो आप नोटबुक में लिख रहे हो, मैं इस पट पर जो लिख रहा हूं वो मानक पक्ष है, और जो अपन बोल रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप प्रत्युत्तर दे रहे हो, आप दोस्तों से बातें कर रहे हो, आप बाहर के वातावरण बातचीत कर रहे हो ना, वो व्यवहारिक भाषा है। और भाषा की व्यवहारिकता का नियम है कि भाषा हमेशा सरल सुग्राह्य होनी चाहिए। तो हमने संकेत क्यों बनाए? संकेत अपनी सरलता के लिए, आलसी प्रवृत्ति के लिए। मुंह खोल के बोलूं खड़ा हो, काम हो गया। तो जो सांकेतिक रूप होता है ना, उसमें कभी भी ध्यान रखिएगा व्याकरण का पुट काम नहीं करता है। इसलिए मानक हिंदी ये मानती है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। कितने रूप होते हैं? दो। खा को लिखना सीख लेना। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से ये लिखना सीखे थे। सीख चुके हो ना? पहले कैसा लिखते थे, फिर कैसा सीखा। अब अक्टूबर 2024 केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मानकीकरण कहता है कि ख ऐसे लिखना गलत है, यही मान्य है। ये ध्यान रखना है। हिंदी में यही तो बात है भैया, हिंदी की यही तो खासियत है जो दुख देती रहती है। मानकीकरण पहले आया था 16 में, फिर आया था 22 में, अब आया अक्टूबर 24 में। इसने 3 मोटे परिवर्तन किए जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। भले एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से रखो, भले आपकी बेसिक नॉलेज की दृष्टि से रखो। एक तो ये ख, दूसरा इसने मानक वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी कर दी? 53 कर दी। कितनी? 53। 53 नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? 53 होता है। अड़े जो आता है ये वाला, इसको इसने विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में डाल के स्वीकार किया है। लेकिन उस मानकीकरण में साफ लिखा हुआ है कि अड़े वर्ण से किसी भी प्रकार के व्यक्ति सूचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करना वर्जित रहेगा। मतलब नाम नहीं बना सकते तुम। कालू इज द कालू, नॉट ए कालू। कालू कालू ही रहेगा, कालू नहीं बनेगा। अभी भी साफ लिखा हुआ उसमें, नाम नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, इसको लेकर के तुम अभी स्वीकार कर सकते। इसके पीछे 2 कारण है। नंबर 1, इसकी संभावना है कि अगर राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया तो ये हटा देंगे, हिंदी वर्णमाला से इसको हटा देंगे। क्योंकि ये जो इस व्यंजन के लिखने की जो लिपि है ना, ये मुड़िया लिपि है, देवनागरी के अंतर्गत आती है, मोड़ के लिखा हुआ है। तो मुड़िया बेसिकली राजस्थानी की है। अगर राजस्थानी को मान्यता मिल जाएगी तो इसको हटा देंगे और ये राजस्थानी में चला जाएगा, तो फिर 52 याद करने पड़ेंगे। तीसरी बात इन्होंने लिखी कि तुम ये जो हा होता है, इसको जब तुम संयुक्त अक्षर में लिखते हो तो अब इसको साथ में नहीं लिख करके खोल के लिखोगे। जैसे छोटा सा उदाहरण बताऊं, आपने शब्द लिखा ब्रह्मा या ब्रह्म शब्द लिखा, तो ब्रह्म लिखते समय या ब्रह्मा लिखते समय अपन ऐसे लिखते हैं। अपन का मतलब शायद इसमें मैं या कुछ बच्चे ही हैं, बाकी तुम तो पहले से ही वैसे ही लिखते हो जैसा मानकीकरण अब कहता है। शायद तुम्हें पता था पहले से है? तुम तो भले आदमी हो, वैसे ही ऐसे ही लिखते हो। और कुछ का तो मानकीकरण से भी बाहर है, ये पता नहीं क्या है भाई। ऐसा तो है क्या ये? यूं देखे यूं हल सीधा पकड़ा दिया, ऐसा तो कोई वर्ण ही नहीं है ना। अब ब्रह्मा कैसे मान्य होगा? ये दोनों रूप गलत हैं। जैसे तुम बाह्य लिखते हो, तुम बाह्य पहले ही, ये तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, बाह्य तुम ऐसे ही लिखते हो, सही है, ऐसे ही लिखना है। पहले क्या लिखा जाता था? ये ऐसे मान्य था 2022 वाले मानकीकरण में ये। लेकिन ध्यान रखना, पद में ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखोगे। पद में ऐसे लिखा जाता है, पद्मिनी नहीं लिखते, पद्मिनी, पद्मिनी नहीं होता है,
पद्मिनी शब्द होता है शुद्ध, है ना, सब शुद्धि में भी काम आ सकता है। पद्मिनी होता है, एक बोलते हैं रुक्मणी शब्द होता है रुक्मिणी, शुद्ध शब्द क्या होता है रुक्मिणी। तो खैर, और तुम्हें इसलिए भी पता होना चाहिए, तुम शिक्षक बनोगे तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब सवाल ये हो सकता है ये परिवर्तन क्यों करते हैं, वो तो करने वालों से पूछो। कई सारे कारण होते हैं परिवर्तन के। क्यों? हमारे लिखने की अमूमन तौर पर शैली ह को संयुक्ताक्षर में लिखने की शैली धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो हर जगह ये चीज चल रही है तो इसको स्वीकृति दे दी। अरे अपने खासकर यहां पर हरियाणवी पुट में, मेवाती पुट में अपन बोलते हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया। कारण रचनाओं में आने लग गया, किताबों में। अगर कोई बंदा मान लो हिंदी में लिख रहा है तो राजस्थानी पुट के जो शब्द डालता है तो उसमें ये अड़े लिख रहा है, ल लिख ही नहीं रहा है, तो वो कंफ्यूजन बढ़ता है। बेटा चिन्ह जो आप लिख रहे हो वो गलत है। चिन्ह ऐसे तो कभी था ही नहीं, ऐसे जरूर था, और मैंने भी बहुत सारी बुकों के अंदर आपको लिखा रखा है, लेकिन अब ऐसे लिखिएगा, ये शुद्ध होता है। चिन्ह होता है, ये हमेशा याद रखो, जहां संयुक्ताक्षर मिला होता है ना, वहां पर आधा वर्ण खुल के पहले ही आएगा, बाद में नहीं जाएगा। ये तो हर एक शब्द का नियम है। जब उसको खोल के लिखोगे तो आधा वर्ण आगे उतरेगा, फिर पूरा बाद में आएगा। और आधे वर्ण के ऊपर कभी कोई वर्ण नहीं लगाना है, खुद ही पहले से अपाइज है भाई, खुद ही आधा है तो किसी को कैसे बिठाएगा है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पार्श्व, राइट? पा र श व, यानी र कहां पढ़ रहे हैं? यहां पढ़ रहे हैं। ये आधा था इसलिए किस पे चला गया? ये इस पे चला गया। ये ध्यान रखना है ना? ये लेखन में चीजें काम आती है, शब्द शुद्धि में आ सकती है। अब अगली बात करता हूं मित्रों, तो सुनो। अगली बात आती है तुम्हारे भाषा की इकाइयों से। तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगली भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई। इस पे कभी तुम ये नहीं कह सकते सर फला चीज हमारे सिलेबस में नहीं थी, क्यों आई? ये आ सकता है सवाल, ये ध्यान रखना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करता हूं तो बिना किसी कंफ्यूजन के याद रखना, सबसे पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ? ध्वनि का। कई बुक्स के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर आप पढ़ोगे वर्ण लिखा हुआ है, सर आपने तो ध्वनि बताया था। तो कॉमन सेंस काम में लीजिएगा, पहले आपने बोलना सीखा, कल लिखना सीखा। जाहिर सी बात है भाई, भाषा का मतलब होता विचार अभिव्यक्ति का साधन। मेरी माताजी स्कूल गए ही नहीं, निरक्षर है, तो उनके अंदर तो वर्ण की प्रवृत्ति तो कभी विकसित ही नहीं हुई, लेकिन विचारों का आदान प्रदान तो करते हैं। आपकी माताजी, दादाजी, दादी जी, कोई भी हो सकता है। तो भाषा तो वो संप्रेषित कर रहे हैं ना, तो ध्वनि पहले आ गई है। वर्ण तो कब आएगा? स्कूल गए तो लिखना आया, नहीं तो नहीं आया लिखना, तो लेखन हो इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और लिखित इकाई उसको क्या कहते हैं? वर्ण। और याद रखना, जब ध्वनि संकेतों को लिखित रूप में लाते हैं उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। ध्वनि के लिखित संकेत क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब ये चीजें इसलिए ध्यान होनी चाहिए, तुम स्कूल में जाके लिखाओगे, लिखो बेटा भारत की राजभाषा हिंदी होती है, लिपि देवनागरी। किसी टिंगर ने पूछ लिया गुरुजी लिपि क्या होता है? अब गुरु सोचे मैंने ही नहीं सोचा। अब आप वहां कह रहे हो अरे लिपि कह रहा हूं नहीं लिखने का, अरे परिभाषा पूछ रहा वो तुमसे। जैसे तुमने भाषा की परिभाषा कैसे लिखाई कि विचार आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है, वैसे ही बच्चा तुमसे पूछ रहा गुरुजी आने दो लिपि किसे कहते हैं। अब लिपापोती कर रहे वहां, और गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद कह दो खड़प मूर्खा बन जा, काम खत्म। अब मूर्खा नहीं बनाना है, क्योंकि आज 3 साल के 4 साल के बच्चे को पता होता है कि मारने डांटने पर केस होता है। अब उसको पता नहीं कि एक कान के नीचे लगे तो फैसला नेकर में हो जाएगा, फिर वो तुम्हें धमकी तो देगा, केस कर दूला।
अपना टाइम अलग था। अपने थाने जाए तो थाना क्या घर था, घर वाले कूटते कूटते स्कूल लाते कि मार साहब कहीं बदमाशी करी ठोको। तो अपने तो कोई टेंशन ही नहीं थी ना, ऐसे घर पे या केस वेस का कोई लफड़ा था ही नहीं। अब सुनो, ध्वनि, वर्ण और उसके बाद में बात करूं तो सार्थक का मतलब होता कोई अर्थ दे, जिसका कोई जो है भाव निकले, अर्थ निकले, तो बेटा वो होता है शब्द। क्या होता है? भाषा की पूर्ण इकाई। बहुत अच्छे से सुनना, भाषा में आगे मैं सूत्र पढ़ाऊंगा आपको, जहां पर आपको लिखाया जाएगा भाषा का संश्लेषण और भाषा का विश्लेषण। वहां पर तुमसे सवाल पूछा जा सकता है विधियों के अंदर कि एक मानव या एक बालक में भाषा का विकास किस इकाई में हो जाता है, तो उसको कहते हैं बेटा वाक्य। उसको क्या कहते हैं? वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई। लेकिन ध्यान से सुनना, विचार अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। भाई आपके मन में कोई बात आई, दूसरे तक पहुंचानी है, ना तो तुम ध्वनि से पहुंचा सकते हो, ना वर्ण से, ना शब्द से। किससे पहुंचाओगे? भाई खाली शब्द बोला, मान लो किसी ने लिखा भारत, कोई भारत बोल के रुक गया, अब उसके मन में क्या चल रहा है अपने को थोड़ी पता है। लेकिन वो पूरी बात कहे कि भारत मेरा देश है, तब समझ में आता अच्छा ये कहना चाह रहा था। तो अपने मन की बात संप्रेषित करने के लिए आपको जो सबसे छोटी इकाई काम में लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम आ जाए ना कि भाषा में विचार अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अपने तो छोटी छोटी ऊपर रटी हुई है। वाक्य को तो हाथ ही नहीं लगाएंगे अपन उन तीनों में से किसी को निपटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनो, वाक्य। वाक्य के बाद में बेटा आता है कौन? अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद में आता है कौन? लेख। और लेख के बाद में आता कौन? अगर कहीं पूछ ले कि विचार अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी इकाई निबंध, क्या होती है? निबंध होती है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद कहते हैं गद्य और पद्य को। गद्यांश जो होता है ना, पैराग्राफ, आवाज धीरे करो, हाँ थोड़ी आवाज धीरे कर दे। ऐसा आवाज अगर लाउड होती है ना बता दिया करो, ठीक है, ऐसे लोड मत दिया करो। अब आप ये सुन रहे हो, सोच रहे हो कि पड़ोसी कह देगा, नहीं कहेगा। अब 40 मिनट से दुखी हो रहा है, अब कहाँ है? तो कई बार हो सकता है कि मैं भी आवाज को खुद ही डाउन कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात है तो इनको भी कह देंगे, है ना। जो स्पीकर के नीचे बैठे हैं वो भी ऐसे लेके बता सकते सर आवाज ज्यादा है। और अभी क्या 2 बजे हैं, तो 2 बजे क्या बैटरी चार्ज ज्यादा रहती है, और थोड़ा क्या ज्यादा रखना भी पड़ता है कि क्योंकि अब तुम भी क्या 12-13 रोटी चेप के आते हो, 2-3 लीटर छाछ पी के, तो अगर मैं भी लाश की तरह पटाऊंगा ना, तो तुम तो पहले ही शमशान तो पहुंचे हुए हो। तो मेरे अंदर एनर्जी का होना ज्यादा जरूरी है ना। 1000 बच्चे मुझे देख रहे हैं, फिर मैं 1000 को वापस देख रहा हूं, तो इसलिए लेके रहता है। 6:30 वाली क्लास में आते आते दोनों तरफ मामला डाउन हो जाता थोड़ा थोड़ा, तो उस समय लेके चलता, कोई नहीं। अब सुनो अच्छे से लेकर के, अब भारत लिख के छोड़ दिया तो उससे विचार अभिव्यक्ति नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद का मतलब होता है गद्यांश, एक पैरा जो होता है उसको बोलते हैं। लेख और निबंध, लेख और निबंध की बात करें तो वैसे तो बेसिकली कई बार बच्चों को लगता है एक है, लेकिन अगर शिक्षण पढ़ा है तुमने तो आपको अच्छे से याद होगा कि लेख और निबंध में डिफरेंस होता है। अच्छा, आप जिस कक्षाओं को पढ़ाओगे वहां लेख लिखाओगे कि निबंध लिखाओगे? लेख लिखाएंगे। निबंध, नियमबद्ध रचना, एक ऐसी रचना जो नियमों में बंधी होती है ना, उसे निबंध कहते हैं। मतलब आपने कभी चीज नोट की हो या आपको याद हो पुरानी चीजें, तो निबंध में पहले प्रस्तावना आएगी, मतलब आएगी। आप किसी भी शक्लो सूरत में प्रस्तावना को छोड़ करके निबंध शुरू ही नहीं कर सकते। और अंत में उपसार लिखना ही है तुम्हें, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। लेकिन लेख में गाय पर लेख लिखो। अगर किसी को पूंछ याद आ रही है तो शुरू करो, गाय के पूंछ होती है। किसी को दूध याद आ रहा है, किसी को गाय हमारी माता है, और कोई मान लो लड़की सुबह सुबह ही आई है थेपड़ियां करके, और उसको गोबर याद आ रहा, चेप दो पहले, गाय गोबर देती है। कोई समस्या नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और तुम जब स्कूल जाओ मेरी बात को याद रख लेना, कक्षा में 10 बच्चों से लेख लिखवा देना गाय पे, 10 के 10 बच्चों के वाक्य की शुरुआत अलग अलग तरीके से होगी। अरे सबके सोचने की क्षमता अलग अलग है। अब तुम यहां बैठे हो पढ़ने के लिए, राइट,
बैठे हो सभी, लेकिन तुम सभी लगभग अलग अलग तरीके से बैठे हुए हो, तुम्हारे बैठने का तरीका अलग है। ये देखो इसके हाथ ऐसे बंधे हुए, इसके हाथ ऐसे हैं, वो हाथ ऐसे करके बैठा, वो ऐसे करके बैठा है, ये देख टेबल के नीचे डाल के बैठा हूं, पता नहीं हाथ कहीं चले जाएंगे इसके। तरीका अलग है ना, तो सोचने की क्षमता अलग है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सोचने की क्षमता अलग है। तो ये तो बेसिक बातें हैं। इसको कहते हैं बेटा, यहां से शुरू हो, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, लेख, निबंध। ये भाषा का संश्लेषण है, उल्टे क्रम में भाषा का विश्लेषण है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपने बात करें तो वैसे नोट तो इस चीज को तो नोट नहीं करना जो इस पृष्ठ पे बता रहा हूं। अपन जो सबसे पहला प्रकरण शुरू करेंगे वो रहेगा अपना व्याकरण। और व्याकरण जो है वो 3 भागों में टूटता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला आता है वर्ण विचार, दूसरा आता है शब्द विचार। बात नहीं भाई, करेंगे मैडम अभी, बस आपका आदेश सर आंखों पे, अभी करवाता हूं। एसी बंद कर भाई। अरे रुक जाओ यार, सच में थोड़ी होता, तुम बगने हो। बंद होने के 2 तरीके होते हैं। अब मैंने इसको बंद करने का कहा, ये ऐसे रिमोट ऐसे करके कर देता, होती थोड़ी है। तो इसको मानसिक संतुष्टि मिलती ना, एसी बंद हो गई, आप कुछ देर तो ठंडी रहती है, नॉर्मल सी बात, एसी बंद भी हो जाए कुछ देर तो ठंडी रहेगी ना। हो वाह, हर बार कार्रवाई हो जरूर नहीं होता। छोटे बच्चे को हर बार मां थोड़ी मारती है, कहते ना दो काम हो गया है ना। तो एसी ऐसे ही बंद करनी है। इन लड़कों की जिंदगी में एसी के अलावा सुख क्या, ये बताओ। और ये छोरियां बंद करवा देती हैं। इन्होंने फीस भरी तब आके देखा और है, हाँ उत्कर्ष में ठीक है, एसियां लगी हुई है, इतनी टीवियां। मारवाड़ी आदमी भाई सब फीस में सब इंक्लूड है इनके, खाली पढ़ना थोड़ी है। क्या कह रहा है? तो टाबर है, अभी बताऊंगा कभी तुझे। भाई लड़की की सुविधा के लिए कुछ चीज देख सकते हैं, जैसे घर से गुड़िया की विदाई हो रही है, बहन की विदाई हो रही है, तो पापा एसी दे सकते हैं ना, पर तू जनरेटर के आगे ही सोएगा, अपने को एसी लाके नहीं देंगे। आओ इधर। अब तुझे एसी मिली इसका मतलब ये थोड़ी सबको एसी मिल रही। कहीं मेरे जैसे भी तो बैठे बेचारे वो कूलर के आगे सो रहे हैं, पूरे मोहल्ले में आवाज आती है, भड़ा। इनको दवा लेने दे, तेरी किस्मत में एसी है तो हो सकती है, हमारे नहीं है। तू है सावन का अंधा, सावन के अंधे को क्या हरा हरा दिखता है। आ जाओ, अब सुनो बात ध्यान से। वर्ण विचार अपने सिलेबस में नहीं है, है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सर वर्णमाला पढ़ो। कोई बच्चा अगर पहली बार कोचिंग कर रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ सेल्फ रीड करके आए हैं, है ना, तो उनको क्या लगता है 0 से पढ़ाने का मतलब वर्णमाला भी पढ़ा दें। वर्णमाला पे बिल्कुल 1% ही बात नहीं होगी और तुम्हें आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें लगता है ना वर्णमाला बेसिक टॉपिक है, तो इसको गलतफहमी कहते हैं। आपके किस किस के नोवन या सेकंड लेवल हिंदी में कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करो कि सर मेरे साथ आता था या आती थी मेरी बहन भाई वगैरह, कोई सेकंड लेवल हिंदी में जो यहाँ आता था सुबह के बैच शाम के बैच में, कोई नहीं आपके साथ में। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। उसकी कॉपी देख लेना, वर्णमाला देख लेना, कम से कम 12 घंटे का टॉपिक है। वर्णमाला कितने घंटे का है? 12 घंटे का। तो मुझे 1% ही नुकसान नहीं है 12 घंटे में। बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं, मुझे 12 घंटे का संस्था पे करेगी और मैं दोनों तरफ कोऑर्डिनेट कर सकता हूं। तुम्हें डरा सकता हूं, संस्था को बता सकता हूं, तुम्हें डरा दूं छोरा वर्णमाला नहीं पढ़ी ना, कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आप बोले मास्टर कह रहा तो पढ़ लेते हैं, और मुझे नीचे जाके कोई नहीं पूछने वाला क्यों पढ़ाया। पर सच बात यह है, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था, एक्स्ट्रा 1 पॉइंट नहीं लिखना है, इतना सिलेबस है। हाँ वर्णमाला तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन केवल उतनी ही चीज डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारे संधि के सवाल सही हो जाए बस। क्योंकि संधि की परिभाषा कहती है कि 2 वर्णों का परस्पर मेल हो, उससे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो वहां पर 2 चीजें बताऊंगा, एक तो घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, वर्गीय क्या होता है, अवर्गीय क्या होता है, स्वरों की रचनाएं कैसे होती है, बस। इसके अलावा तुम्हारे नहीं है कोर्स के अंदर कुछ भी। तो कोई भी आपको कुछ ही कहता है, कई बार आप YouTube पे देखते हो, वहां दुखी हो जाते हो, यार ये सर तो देखो वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और ये रीट की तो क्लास है, मेंस की क्लास है, हमारे वाले
टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, आप प्लीज दुखी मत होइएगा, आप आराम से पढ़ें। आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ना, सच में बता रहा हूं, घातक होती है, ध्यान रखिएगा। और इस भाई से भी मुलाकात अपनी होनी नहीं है। अपना समागम केवल इसी आदमी के साथ रहना है, सब कुछ, चाहे वो विकारी शब्द हो, कुछ पोर्शन विकारक शब्द से आता हो, कुछ पोर्शन शब्द शुद्धि से आता हो, कुछ पोर्शन आपके शब्द के अर्थ भेद, जहां लोकोक्ति मुहावरे वगैरह पे बात आती हो, ये ध्यान रखना है। तो हम इसी से लेके बात करेंगे, बाकी किसी पे लेके कोई चर्चा नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें खुल के बात बताऊं, मैं तुम्हें अगर 200 पेज लिखाऊं और उस 200 पेज लिखाने के बाद में ये दावा करता हूं कि मैंने पढ़ाया, उसके बाद एक शब्द नहीं गया, तो तुम खुश मत होना, ये मूर्खता है। मैं तुम्हें 50 पेज लिखा करके ये कहता हूं कि 9 में से डिटो 7 सवाल मैंने मेरी नोटबुक से तुम्हें दिए हैं, ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। भाई अगर बात करूं, तुम्हारे पास गाइड पड़ी है, हमने नोट्स भी तो दिए हैं ना तुम्हें, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में जाके नोट्स खोलता होगा। वो नोटबुक और अभ्यास पुस्तिका से काम चलाता है, उसका 90% काम हो जाता है, 100% तो कट ऑफ भी नहीं जाती भाई। तो आप कम चीजों में परिणाम बेहतर कैसे निकले, उस पर काम करो। कई बच्चों को शौक होता है, नया जो लड़का बैठा नहीं कोचिंग कर रहा है, उसको अभी भी बता रहा हूं, उसको शौक है यार इतने पेज भरा दिए, मजा आ गया। नया मुल्ला होता है ना, वो अल्लाह अल्लाह करता है, उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है कि बेटा इतना तो नहीं लिखना था। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी तो तुम पुराने हो चुके, मैं तो बहुत लेट जुड़ा हूं तुम्हारे साथ में। कॉपी जब नई डाली थी ना, तब रंगीन पेन से हाईलाइट, जय श्री गणेशाय नमः, ये घर जाके नोट्स बना रहा है, यहां रफ लिख रहा है। अब उसकी अकल ठिकाने आई है कि साले क्लास में लिख दो ना, वही ज्यादा है। आप मेहनत करो, उतनी करो जिसके परिणाम बढ़िया होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब अपन शुरू करते हैं आज का पहला प्रकरण, शब्द। और मैं उन्हीं चीजों पे डिस्कस कर पाऊंगा आपसे जो तुम्हारे ग्रेड 3 को लेकर के दिमाग में चलेगी। देखो कितना ही समझा दो, पूरे भारतवर्ष में घूम लो, इस आदमी से चतुर आदमी कोई नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। आप कहीं चले जाओ, मतलब इवन कहीं भी, सबसे ज्यादा माइंड अगर किसी का चलता है, सबसे ज्यादा स्वार्थी कोई होता है, सबसे ज्यादा कोई सिर्फ मीठा बोलने वाला कोई होता है, खाली बोलता ही है। मारवाड़ी जैसी बोली आपको कहीं नहीं मिलेगी। कभी कभी तो अपन इतना अगले को एहसास दिला देते हैं कि तेरे मां बाप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं, तू कहां अगली बातें कर रहा है। उसको लगता है मां बाप को त्याग दूं, राशन कार्ड से नाम निकलवा दूं। इसलिए आपके दिमाग में क्या चलता है कि यार जब सर पढ़ा रहे हैं ना 3rd ग्रेड में, तो 4th ग्रेड को टारगेट करके पढ़ा देना तो ग्रामर सारा ही हो जाए। तो सितंबर में 4th ग्रेड में नाका लगा ले और जनवरी में 3rd ग्रेड। एक फीस में तुम सब पढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा करोगे ना तो देखो, आधी को छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ये ध्यान रखना है, साफ साफ तौर पर है। बंद होगी नहीं बेटा, बंद इसी को किया इसने। अच्छा इसको बंद नहीं करनी थी, हाँ चालू कर दे। भैया भी लड़कियों ने कहा तब आया, बाकी ये तो रो रो के मर जाए ना, भैया नहीं आता। हाँ छोरा कोई बेहोश हो जाए तो कहते कोई नशा करके आया होगा तब पढ़ा है, उसको नहीं मतलब है गर्मी है, समस्या है, आ जाओ। ठीक है, तो प्लीज आप ऐसा दिमाग में नहीं रखें कि सारे टॉपिक पढ़ा दे वगैरह, ऐसा संभव नहीं है, पढ़ना भी नहीं। आओ इधर। अच्छा, सबसे पहला कथन, शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ। अरे भाई, लिखी पढ़ी परिभाषा है वर्णों का सार्थक समूह। एक वर्ण हो लेकिन उस वर्ण का एक ऐसा समूह बनाऊं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उस अर्थगत इकाई को अपन बोलो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद में बात करूं, बात नहीं भाई, उसके बाद में बात करूं तो सबसे पहले बात आती है शब्द के प्रकार। और ये भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है मेरे। शब्द के प्रकार की बात करता हूं तो सबसे पहला आता है कौन सा शब्द? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है एक ऐसा शब्द
जिसका जन्म कहां हुआ था, मतलब वो अपने शब्दकोश में है तो आया कहां से। तो उसके पीछे तीन आधार बन सकते हैं, जिनको हमने 5 भागों में जरूर डिवाइड कर दिया। या तो कहीं बाहर से आया, लाइक विदेशी शब्द, या संस्कृत में था, या फिर हमने उसको मन से बनाया। अब संस्कृत में था, हिंदी में आया तो उसके 2 रूप बना दिए, तत्सम और तद्भव। बाहर से आया तो विदेशी बना दिया, और मन से गढ़ा तो देशज बना दिया। और कई ऐसे शब्द भी हैं अपनी शब्दावली में जहां पर 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। मिश्रण से जो शब्द निर्मित होते हैं उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? संकर शब्द की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूं तो तत्सम शब्द आता है, उसके बाद बात करता हूं तो तद्भव शब्द आता है, उसके बाद बात करता हूं विदेशज शब्द आता है, उसके बाद बात करता हूं तो संकर शब्द आता है, उसके बाद बात करता हूं तो देशज शब्द आता है। और अगर तुम इसकी गहराई में जाना चाहते हो तो यह भी जरूर लिख लेना जब लिखो तब। इसके मूल तो 4 ही रूप है, 1, 2, 3 और 4। ये दोनों भाई बनाए हुए हैं, अर्थ, तत्सम और संकर। संकर तो कोई भाषा का शब्द नहीं है। जैसे फेवरेट एग्जाम्पल मेरा रेलगाड़ी है ना, रेल धन गाड़ी। गाड़ी तद्भव है, हिंदी का शब्द है, और रेल अंग्रेजी का शब्द है। तो 2 भिन्न भाषाएं मिलके बनी, क्या बना है? रेलगाड़ी। टिकट घर, टिकट पुर्तगाली में चला जाता है, और घर शब्द हिंदी का गृह से बनता है, गृह तत्सम है और घर तद्भव है। तो जो 2 भिन्न भाषाओं से जो है मिलके बनता है, उस शब्द को अपन क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। वो शंकर अलग है, ध्यान रखना है ना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है शम धन कर, और इसका संधि रूप जर्नल ऐसे भी तुम कहीं देख सकते हो। ये दोनों ही रूप स्वीकार्य हैं, मैं संधि में सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है। हमने आज तक शंकर मोस्टली ऐसे पढ़ा है, ऐसे भी लिखा जाता है शंकर, ध्यान रखिएगा। इस शंकर का अर्थ होता है शांति करने वाला, और इस शंकर का अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। इसी सम शब्द का अर्थ होता है शांत। कहीं नहीं पढ़ा आपने, मनोविज्ञान पढ़ा होगा ना, शमन, और एक होता है दमन। हालांकि मनोविज्ञान इसके अर्थ व्युत्क्रम में दिए हैं। उसने दमन को कहा कि धीरे धीरे भूल जाना, और शमन को कहा दबा देना, जानबूझ के किसी बात को डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन हिंदी व्याकरण अलग मानता है इसको। यहां दमन का अर्थ होता है जानबूझ के किसी बात को दबाना, और शमन का मतलब होता धीरे धीरे स्मृति पटल से ऑटो मोड पे चीज खो जाना। जैसे मान लो यहां क्लास में कोई बात हुई, किसी से बातचीत हुई, या कोई लड़का आपके साथ पढ़ता था, या आपके किसी ने मान लो कॉपी का पेज फाड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी कि उसको जानबूझ के शाम को जाकर के रूम में बैठे हो, माथा पकड़ के बैठो, अरे कॉपी का पेज कैसे फाड़ दिया मेरा, फाड़ दिया, बात धीरे धीरे क्या हो गई, भूल गए ना उसको समन बोलते हैं हम। लेकिन मनोविज्ञान ने इसको उल्टा दिया है। तो ये जो सम शब्द है ना, इसका शांति अर्थ होता है, और इसी से कौन सा शब्द बना हुआ है? शमशान। शान मन क्या होता है? सम मन क्या होता है? वह स्थान जहां शांति मिलती है उसे क्या कहते हैं? शमशान। ये ध्यान रखिएगा। शमशान शब्द शुद्धि में आता है, पहला श आधा, दूसरा श पूरा। लेकिन कश्म कश लिखते हो तब दोनों श पूरे। क्या लिखते हो? कश्म कश, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ये याद रखिएगा। अगली बात करता हूं तो तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर, देशज, अर्थ तत्सम। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं इसमें देके चलूंगा तुम्हें, उसके बाद में अपने सिलेबस की बात। दूसरा आता मित्रों व्युत्पत्ति के आधार पर, और इसमें आते हैं कौन कौन से शब्द? पहला शब्द आता बेटा मूल या रूढ़ शब्द, रूढ़ की रूढ़ ढ, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है यौगिक शब्द, और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं वो योग रूढ़ हैं, या यूं कहूं कि जितने योग रूढ़ शब्द हैं सारे बहुव्रीहि में हैं। ये ध्यान रखिएगा। योग रूढ़ को अगर तुम थोड़ा ध्यान से देख पाओ तो पहला पद तो यौगिक से लिया गया और दूसरा पद रूढ़ से लिया गया है। यानी रचना यौगिक होगी लेकिन अर्थ रूढ़ निकलेगा। अर्थ क्या निकलेगा? रूढ़ माने निश्चित। इसको रचना के आधार पर भी कह सकते हैं ना। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना, बनावट, संरचना। तीसरा आता है साथियों
अर्थ के आधार पर सबसे पहला पर्यायवाची, दूसरा अनेकार्थक, एकार्थी, विलोम, बातें नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आपसे निवेदन है, आपके इस कक्षा में 80% क्या 90% ऐसे बच्चे बैठे होंगे, तुम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिनके पास में या तो मेरे नोट्स हैं या अदर गुरुजी के नोट्स हैं, कहीं से पढ़े हुए हैं। 10% ऐसी पब्लिक है जो शायद फ्रेशर है यहां पे, तो उसको ये मेरे से आगे चल चल के आंसर नहीं बताने हैं। तुम्हें तो क्या तभी मजाक लग रहा, वो बहुत ज्यादा फर्स्टेड हो रहा, तुम्हें कह नहीं रहा है। उसको जिज्ञासा जिज्ञासा ही चाहिए, वो अपने रिदम में पढ़ना चाहता है, तुम उसको ज्ञान मत दो। आप एक मूवी देख रहे हो, कल्पना करो घर पे बैठ के, और उस मूवी की स्टोरी कोई पास में बैठ के सुना रहा है कि अब देखना ये ऐसे हो जाएगा, मन नहीं करता मुंह फोड़ दे उसका बैठ के। जिंदगी में जब क्यूरियोसिटी समाप्त हो जाती है ना, आनंद खत्म हो जाता है। जितनी जिज्ञासाएं होती है ना, उतना ही पढ़ने का या सीखने का या कार्य को करने का आनंद मिलता है। आप एक मूवी को देखिए, कितनी बार देख सकते हो, पॉसिबल नहीं है। और अपने वालों की खास आदत होती है पंचायती करना। तो अब देखना, यहां नीचे लिखाएंगे रूप परिवर्तन के आधार पर एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। पहली बात तो समस्या नंबर 1 की तुमने उसको कहा, समस्या नंबर 2 उसको और टेंशन है, मेरे साथ उठता बैठता इसको आता कैसे है, मुझे तो नहीं आ रहा है। जबकि उसको नहीं पता है ना कि तुम्हें गलती से याद रह गया, तुम भी इतना सीरियस नहीं पढ़े थे, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद में आता बेटा अनुकरणात्मक शब्द, उसके बाद में आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। सुनो, अगली बात करूं तो आता है रूप परिवर्तन के आधार पर, मेजर टॉपिक अपने कोर्स का, जिसे कहते हैं प्रयोग के आधार पर। पहला आता है विकारी और दूसरा आता अविकारी या अव्ययी। इसमें आएगा सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण और चौथा आता है क्रिया। आपके लिए नया टॉपिक क्या है? क्रिया। क्रिया एक ऐसा प्रकरण है जो तुम्हारे लिए शायद निर्णायक भूमिका में हो सकता, भले एक सवाल भी आए, क्योंकि इसमें चीजें आपको डीप पूछी जा सकती है। और इसका संकेत कहां दिया था? लेवल 2 के जो हिंदी के पेपर हुए अपने, क्रिया नहीं होते हुए भी मैं वहां से जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेवल 2 जो हिंदी का पेपर हुआ था, उस पेपर में समूचे बोधक अव्यय के प्रश्न आए थे। दोनों पेपरों में एक एक प्रश्न आया था। तो समूचे बोधक अमूमन तौर पर हम पढ़ते लिखते समय यह बताते हैं बच्चों को कि बेटा समूचे में और, तथा, किंतु, परंतु, ताकि, मगर, अगर, या, अथवा, अर्थात ये आते हैं। तो जोड़ते हैं उनको व्यधिकरण कहते हैं और जो तोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं। लेकिन इस बार लेवल 2 वाले बच्चों को उसने व्यधिकरण समानाधिकरण नहीं, वैधिकरण के 4 भेद होते हैं उसमें से पूछा, समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं उसमें से पूछा। महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी का एक पेपर हुआ था आज से तकरीबन 10-11 महीने पहले। उसमें सवाल आया था कि स्वीकार्य बोधक क्रिया किस क्रिया का उपभेद है, मतलब वो संयुक्त क्रिया के 11 भेदों तक जा चुका है। तो हमें वापस उनको पढ़ना है और उस तक जाना है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करो, 6 घंटे 7 घंटे क्रिया पढ़ो, 200-300 प्रश्न मिलाओ और उसके बाद में उसने संयुक्त क्रिया के उपभेदों से पूछ ले तो अपना सत्यानाश हो जाएगा। तो हमें 2 घंटे और एक्स्ट्रा देने हैं, उसको अतिरिक्त चीजें सीखनी है, ये ध्यान रखिएगा। और अविकारी कोई लंबी कहानी है नहीं, नाम तो लिखना ही पड़ेंगे औपचारिकता के लिए। तुम्हें एक क्रिया विशेषण आता है, एक संबंध आता है, एक समूचय आता है, एक विस्मय आता है, एक निपात आता है।
मैं सबसे पहले यहां से शुरुआत करता हूं इस चार्ट को समझाने की। विस्मय, अच्छा, विस्मय बोधक अभी मुझे लगता है तुम सभी आराम से पहचान सकते हो। क्यों? डंडी आते ही काम खत्म, राइट? अपने कोर्स में है भी नहीं, खैर, है ना। लेकिन अगर किसी एग्जाम में जा रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं होता तुम ग्रेड 3 के साथ जाओगे, बीच में भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जहां तुम जाओगे, तो विस्मय में एक नया प्रश्न बनता है। देखो, विस्मय का मतलब नॉर्मली अपन लिखते हैं आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य की विस्मित स्थितियों के परिणाम तो कई तरह के हो सकते हैं। अगर आप बहुत गंदगी या कोई बहुत घटिया स्तर की कोई चीज देखते हो, बदबू आती है, तब भी तो वो अचानक बदबू आए, तब भी तो अनायास मुंह से विस्मय ही निकलता है। मान लो कीचड़ भरा पड़ा है या कोई जानवर मरा पड़ा है और अचानक से उसकी दुर्गंध आती है, तो अनायास यानी बिना प्रयास के मुंह से निकलता है, छी 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 छी, यार कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी ऐसे बू बहुत गंदी आ रही है। ये जो छी छी शब्द निकला ना, ये अचानक ही निकला था, है तो विस्मय, लेकिन विस्मय में कौन सा विस्मय है? घृणा है। ये क्या है? घृणा है। मैं ये कह रहा हूं किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो विस्मय को भी अब डिवाइड करके पढ़ना सीखो कि घृणा सूचक विस्मय क्या होता है, हर्ष सूचक विस्मय क्या होता है, शोक या दुख सूचक विस्मय क्या होता है, चेतावनी सूचक विस्मय क्या होता है, अनुमोदन सूचक विस्मय क्या होता है, संबोधन सूचक जो है वो विस्मय क्या होता है। अलग अलग चीजें होती भाई। आमिर खान ने तुम्हें सिखाया था, तुम सीखे ही नहीं। पीके मूवी में वो जब जेल में बैठा होता है, अच्छा वाला, तो अच्छा शब्द है तो विस्मय का, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रयोग करने की सिचुएशंस क्या रहती है। अच्छा मैं खुशी में भी काम में ले सकता हूं, अच्छा मैं आश्चर्य में भी काम में ले सकता हूं, अच्छा मैं दुख में भी काम में ले सकता हूं, और अच्छा स्वीकार्य बोधक में भी काम में ले सकता हूं। अगर मैं बहुत बात को लंबा खींच रहा हूं, अच्छा, इसका मतलब मुझे पता है बात, अच्छा मतलब आश्चर्य है। अगर खुशी की बात हो, अच्छा शाबाश, क्या है? खुशी है, तो चेतावनी सूचक हो सकता है। लेकिन यहां अपने सब्जेक्ट में एक चीज काम आती है, वो क्या आती है? आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम क्या है? कारक। संबोधन कारक सिलेबस में आता है कारक के अंतर्गत। संबोधन की भी पहचान क्या है? अपने तो डंडी है। तो संबोधन और विस्मय एक ही होता है क्या? अगर एक होता तो उसने दो टॉपिक क्यों बनाई, बताओ? संबोधन बोधक अव्यय, सॉरी कारक, संबोधन जो कारक होता है वो विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंदर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सारे विस्मय आदि बोधक संबोधन कारक में नहीं आएंगे। संबोधन में एक ही काम आती है चीज भाई, तुम किसी को पुकार रहे हो। संबोधन में क्या होता? बुलाना। संबोधन का मतलब था किसी को आवाज देना, किसी को बुलाना, वही केवल संबोधन में आता है। बाकी संबोधन में कुछ नहीं आता है। तो विस्मय में तो हर्ष आता है, दुख आता है, घृणा आता है, अनुमोदन आता है, स्वीकार्यता आती है, चेतावनी सूचक आते हैं, सारे आते हैं। तो ये फर्क याद रखना। हालांकि एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि 4 वाक्य तुम्हें ऐसे दे, सब में विस्मय चिन्ह लगाए, फिर इनमें से एक निकालने का बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, हमें तो प्रिपेयर रहना है कि संबोधन कारक में केवल किसी को बुलाना होता है। केवल किसी को क्या होता है? बुलाना होता है। अब सुनो, 0 से लेके एक बार बेसिक, एक एक मिनट में सारी चीजें केवल तुम्हारी बेसिक नॉलेज के लिए लेके सिखा रहा हूं। उससे पहले यहां ध्यान दे देना, यहां अपने सिलेबस की 2 मेजर बातें जो पिछली एग्जाम में तो नहीं आई थी वो यहां आती है, संधि और समास। और उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय रीट में खूब पढ़े थे और अब इस बार सिलेबस में नहीं है। तत्सम, तत्सम शब्दावली की बात करता हूं तो मित्रों तुम भली भांति जानते हो, तत्सम का मतलब यह होता है तत् धन सम, तत् मन उससे या उसके, सम माने समान। एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई और रूप में परिवर्तन नहीं किया और एज इट इज किस में प्रयुक्त हुआ? हिंदी में, वो शब्द तत्सम कहलाया। और अगर तुम भाषा के कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव में जाते हो, हिंदी की जड़ों में जाते हो, तो हमने स्कूल टाइम से लेकर के सुना है कि हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की जड़ें संस्कृत से जुड़ती है। और अगर मैं भाषा के ठेठ आदि काल में जाता हूं, जब हिंदी के सौर सेन या ब्रंश से पहले की तरफ जाता हूं,
तो 1500 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत आती है, उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत थी, उसके बाद 500 ईसा पूर्व पाली आती है, उसके बाद में 1 या 0 पर बात करें तो वहां प्राकृत आती है, और उसके बाद में आती है अपभ्रंश, और वहां से सौरसेनी या भ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? हिंदी की। हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं में एक राजस्थानी हिंदी आती है जिसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी, जिसे जयपुरी भी कहते हैं। और इन बोलियों में कई सारी उपबोलियां हैं। अब जैसे मैंने मालवी कहा तो उधर रांगड़ी, वांगड़ी, उदयपुरवाटी, अलग अलग चीजें। इधर मैं सिरोही की तरफ जाऊंगा तो यहां पूरा अलग ही मामला है। मैं उधर अगर मेवात की तरफ जाता हूं तो उसमें अहिरवाटी या और भी कोई वो लोकल टंकी भाषाएं खूब सारी बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संधि तत्सम की बात हो रही थी, तो ये संस्कृत के शब्द थे, एज इट इज प्रयोग हुए। तो फिर तद्भव क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका कारण सुनो। संस्कृत बोलने में कलिष्ठ है, ये तुम भी समझते हो। तो जब संस्कृत बोलने में दिक्कत पैदा करने लगी, उच्चारण में कलिष्टताएं आने लगी, तो हमने जिस नई भाषा, नई शब्दावली का प्रादुर्भाव किया था उसे क्या कहते हैं? तद्भव। कोई सामान्य रूप से भी कभी पूछ ले तद्भव की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जो जो चीजें हम पूर्वजों की ग्रहण करके चल रहे हैं ना, इवन पढ़ाई के अंतर्गत, उसमें मोस्टली कारण रहा है कि उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए हमारे लिए दुख पैदा किए हैं। अगर वो भी संस्कृत पढ़ते, हम भी संस्कृत पढ़ लेते ना, दिक्कत क्या आती? मनुष्य के पास में जब रास्ता होता है तब वो रास्ता चुनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए लिफ्ट है अपने यहां लगी हुई, तो कभी कभार तुम मातापोड़ी करते हो, है ना, कोशिश करते हो कि मौका मिल जाए। ऐसा नहीं लिफ्ट में जाने से कुछ होता है या नहीं जाने से, पर जहां मना की हुई चीज होती है वो जो करने का आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। शायद अपने ही बैच से किसी ने कांड किया था, 4 बच्चों को लिफ्ट में बंद कर दिया था। अब मुझे पता नहीं वो किस बैच में था विद्यार्थी, 4 बच्चों को अंदर लिफ्ट को बीचों बीच आधी में लाके निपटा दिया। नहीं, वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, निकालना नहीं निकालना वो मैनेजमेंट का काम है। अब दुर्भाग्य क्या है, दुख क्या है, ये सुनो। मैं उस बच्चे को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, उसने नीचे ऑफिस में जाके बोला सुनील जी का रिश्तेदार हूं, मुझे खुद को ही नहीं पता। हाँ, फिर उसके किसी नोवन का मेरे पास मैसेज आया होता जो मैंने लेट देखा था बाद में कि भाई ऐसा ऐसा कोई बच्चा था, आप बात करना। तुम कभी सेलेक्ट होके तो नहीं आते हो, कहते नहीं सुनील जी का रिश्तेदार, कांड करते ही मतलब। और मेरा नाम तो वैसे भी ऑफिस में खराब है भैया, छात्र नेता के रूप में, कि कर्मकांडी तुम्हारे रिश्तेदार कैसे होते सारे। कोई भला छोरा तो नहीं आता कि मैं फलाना रिश्तेदार हूं, कोई नीचे जाके सीधा यही बोलता है। अब वो नीचे बोला नमस्ते सर, मुझे उस दिन पता ही नहीं था यही है। मैंने क्या हुआ सर, कार्ड ले लिया, तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। मैं क्यों लिया? बोला सर वो ऐसे कुछ हो गया था। मैंने कोई नहीं भाई, बातचीत कर ले, हो जाता है। मैंने कल परसों बैठा था, मैंने बोला भाई पैर पकड़ ले, एकांत में कोई नहीं देखता है। ऑफिस में वो कि बाहर तोड़ लाएंगे वीडियो, और पकड़ ले पैर, सर गलती होगी, टाबर है। फिर मैंने पता क्या हुआ क्या था, बोला लिफ्ट आधी बीच में आई ना, तब उसने बंद ठोक दिया। बोला सर मर जाते तो क्या होते हैं? मैं उससे पूछो लेकर के। तो अपने को ऐसा लगता है जब ये रास्ता है और नहीं होता तो नहीं सोचते ना, अपने लिफ्ट की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है कि इनके पास में जब तत्समी होती तो हम पढ़ते भी क्या, तत्समी पढ़ते। उसके बाद में विदेशज, कहां जरूरत थी तुम्हें विदेशज शब्दों की? लेकिन ये भी उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कि मुझे कष्ट नहीं हो, इसलिए विदेशी अडॉप्ट कर लिए। आपको याद होगा पुराने वाले बच्चों को मैंने एक उदाहरण समझाया था तुम्हें, शायद वो उदाहरण आना नहीं चाहता बोर्ड पे। याद करो, एक शब्द लिखाया था प्रातः काल। क्या लिखाया था? प्रातः काल। अब बोलने में प्रातः काल समझ में आता है ना क्या मतलब होता है। अब वो बोलते थे प्रातः काल, फिर किसी अरबी आदमी से मुलाकात हुई, उसने कहा सुबह, तो बोले यार इतना लंबा खींचते हैं प्रातः काल, ये ले सुबह में काम हो रहा, प्रातः काल बाहर रख के सुबह जय में डाल लिया। अब अपन रो रो के पढ़ते हैं कि लिखो सुबह शब्द किसका है? अरबी का है। तो अपने पास ऐसा थोड़ी विदेशी शब्दावली से पहले अपने पास कोई शब्द थे ही नहीं, थे, लेकिन हां कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको ग्रहण करना अनिवार्य था, क्योंकि उनका नाम वो चीजें बाहर से ही, जैसे आलू पुर्तगाली का है, तो इस शब्द की जहां से उत्पत्ति हुई है, जो चीज बनी तब से इसका नामकरण आलू है।
गोरिल्ला शब्द अफ्रीकी भाषा का है, तो गोरिल्ला को गोरिल्ला ही कहेंगे, अपन भी गोरिल्ला ही बोलते हैं। तो कुछ के तो कारण रहे, लेकिन हमने कई सारी चीजें जानबूझ के कहीं ना कहीं गलत तरीके से ग्रहण की, और जिसका खामियाजा आज की इस पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, यह ध्यान रखना है। अगली बात करता हूं, तो अगली बात आती है तुम्हारे संकर। बता दिया देशज का मतलब होता मनगढ़ंत शब्द। मनगढ़ंत का मतलब क्या है? जो हमने मन से गढ़े हैं। बहुत सारी शब्दावली है जो मन से गढ़ रखी है, खूब सारे नाते रिश्तों के नाम, खूब सारा पहनावा, खूब सारे खान पान की चीजें जिनका कोई आधार नहीं, कोई तुक नहीं, क्यों कैसे हम लेके चलते रहते हैं। बहुत सारे शब्द होंगे, जैसे अपने बेसिक आसपास से बताऊं, जैसे बाप शब्द हो गया, दीदी शब्द हो गया, तेंदुआ शब्द हो गया, भोंदू शब्द हो गया, लोटा शब्द हो गया, परात हो गया, गुलगुला हो गया, दीदी हो गया, जीजी हो गया। ये खूब सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने मन से गढ़ के लिखा है। अब कई ऐसे शब्द आपके दिमाग में आते हैं, यार इसको ऐसा क्यों कहते हैं। अब शाम को जाके माता जी से फोन पे बात हो तब पूछना कि लोटे को लोटा क्यों कहते, तो वो क्या लोटा है इसलिए कहते हैं, इसका कोई तुक थोड़ी है। लोटा कहा किसी ने, ठीक है हमने भी उसको लोटा कहा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, यहां अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठा है जो यूपी टच इलाके में रहता है, जैसे भरतपुर धौलपुर का वो विद्यार्थी जहां यूपी प्रभावित इलाकों से आते हैं, अपने इधर नहीं है, अपने इधर ये पुट है ही नहीं अर्थ तत्सम का, ये उधर ही है। अर्थ तत्सम का मतलब क्या? शब्द तो संस्कृत का था, लेकिन उन्होंने इसमें केवल आंशिक परिवर्तन किया, पूरा किया ही नहीं, बीच में ही रख दिया। ना तो तत्सम रहा ना तद्भव रहा, थर्ड जेंडर बनाया, वैसे शब्दों में थर्ड जेंडर बना लिया, खत्म। एक शब्द जैसे जो मैं एग्जांपल में कई बार समझाता हूं और तुम सरलता से समझ भी जाते हो उसको, शब्द होता अक्षर। अक्षर शब्द तत्सम है, लेकिन अपने यहां अक्षर नहीं बोलते हैं, आखर कहते हैं। डोगरे नहीं बोलते, दो आखर पढ़ ले, आखर तद्भव शब्द है। लेकिन ये जो अर्थ तत्सम शब्दावली होती ना, ये बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। ये ध्यान रखना। ये इस शब्दावली को लिखते समय ना तो ख लिखते हैं ना अक्ष का श लिखते हैं, ये छ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छ। यानी कि इनकी शब्दावली में पुट पे जोर नहीं होता, जीभ पे अक्षर जोर आ रहा है, आखर पूरा खुल के बोल रहे हैं। ना तो इन्होंने जोर दिया ना ये खुल के बोले, इसलिए क्या बना दिया? अक्षर। ये ध्यान रखना है। तो शब्दावली बहुत कलिष्ठ है। कभी तुम यूपी उत्कर्ष सर्च करके देखना, जो यूपी के टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उनकी शब्दावली सुनो, बहुत भयानक बोलते हैं। कक्षा शुरू कर रहे हैं, अरे कक्षा है धनी, कक्षा थोड़ी है, चलेगा कि नहीं चलेगा? भयानक है ना, सीधी सी बात है। अभी कोई तुम्हें कहे कहां बेटा, कक्षा में, मामला खराब हो जाए। मैं इसी से लिखा दूंगा। काम तो ये भी तो नहीं करते, बाहर थोड़ी निकालेंगे इनको, मैं लिखा दूंगा बोल बोल के। हाँ ठीक है। उसके बाद माता मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब ये होता है एक ऐसा शब्द जो वर्णों के एक समूह से बनता है, जिसका अर्थ निकलता है, लेकिन जब उसके टुकड़े करते हो ना तो उनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वो शब्द क्या कहलाता है? मूल शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है जो शब्द या शब्दांशों के मेल से बनता है, जिसका टुकड़ा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। लेकिन संधि समास में शब्द होते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय कभी शब्द श्रेणी में नहीं आते, उनको क्या कहते हैं? शब्दांश। उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। पहले शब्द या पूर्व शब्द लिखिएगा, आगे शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, याद करो सिखा रखा है। देवनागरी लिपि में आगे का अर्थ उत्तर पद होता है। मैं बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूं, अब मैं आगे लिखूंगा तो दाईं तरफ लिखूंगा कि बाईं तरफ लिखूंगा? दाईं तरफ लिखूंगा, तो उपसर्ग आगे नहीं जुड़ता, उपसर्ग पूर्व में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है, पीछे भी नहीं। पीछे आता है कारक। किसी शब्द के पीछे क्या जुड़ता है? परसर्ग जुड़ता है, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। अंत में जुड़ता है प्रत्यय। अंत का मतलब होता है जब वो प्रत्यय जुड़ेगा ना तो उसकी शिरोरेखा शब्द के साथ एक ही आती है, इसलिए अंत शब्द का प्रयोग करें।
और योग रूढ़ शब्द का अर्थ होता है मित्रों एक शब्द जिसकी रचना तो यौगिक है, मतलब टुकड़े अर्थ देंगे, लेकिन उसका अर्थ एक निश्चित निकलेगा, उसको तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जैसे गजानन, बोलो किसकी बात हुई? गणेश जी की बात हुई ना। गज और आनंद दो टुकड़े हैं, है ना। जैसे बोला दशानन, किसकी बात हुई? रावण की। हलधर, किसकी बात हुई? बलराम की। अब भले तुम हल धारण करके चल लो, लेकिन हलधर बोलते किसकी बात होगी? बलराम। ये तो चलो थोड़े पौराणिक हो गए हैं, अपने आप से लेके जोड़ के देखो। याद करो चारपाई, चारपाई आते ही खाट आ रही है ना दिमाग में। चारपाई का सामान्य अर्थ क्या होता है? चार पैर है जिसके। भैंस के कितने पैर हैं? ट्रैक्टर के पहिए कितने? और खाट के पैर कितने? अब तुमसे किसी ने कहा चारपाई ला, क्या भैंस लाएंगे? खाट लाते हैं ना, क्योंकि दिमाग में उस शब्द का अर्थ क्या बैठा हुआ है? रूढ़। मैंने तुमसे कहा बेटा तालाब से जलज लेके आओ, क्या लेके आओगे? कमल लाओगे ना। मछली कहां पैदा होती है? जल में। कपूर कहां पैदा होता है? शंख कहां पैदा होता है? तो ये भी तो जलज वे ना। लेकिन जलज बोलते ही बच्चा क्या लेके आएगा? कमल का फूल लेके आएगा। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जिसका एक रूढ़ित अर्थ निकलता हो, एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उस अर्थ की हमेशा किस में चर्चा करोगे? योग रूढ़ में। पर्यायवाची, पर्यायवाची को आप कभी कभी पढ़ते हो समानार्थी शब्द, तो कई बार लगता है ये अलग। अलग नहीं है। पर्यायवाची का मतलब ही क्या है? समान अर्थ देने वाला शब्द है। भाई रात का मतलब रात है, रात्रि का मतलब भी, निशा का मतलब भी, सरवरी का मतलब भी, प्रदोषा का मतलब भी, विभावरी का मतलब भी, शब का मतलब भी। सबका अर्थ क्या बताया मैंने? रात बताया। शब, गड़बड़ मत करना, यूं नहीं कल जाके किसी को ज्ञान दे के आ जाओ कि ये वाला सब सड़क वाला नहीं आएगा, शंकर वाला तालव्य से आएगा। वो शब्द जो होता है ना उसका अर्थ रात होता है। ये जो अपन रोज देखते हैं ना सब, इसका अर्थ पूरा होता है, संपूर्ण। शब वो वाला किस में आएगा? रात में आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी पर्यायवाची जो होते हैं वो कभी भी अपने साथ वाले शब्द का 100% अर्थ नहीं देते हैं। ये हमेशा याद रखना। अगर 100% कार्य हो जाता ना तो तुम्हें लगता है कि पर्यायवाची बनाते? क्यों बनाते? अगर एक शब्द का अर्थ उसके साथ वाले का बराबर अर्थ निकलता तो तुम्हें क्या लगता है, आपको और शब्द की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। भाई इस एक पेन से खूब सारे रंगों में लिखा जा सकता है, इसलिए टीचर क्या पेन लेके आता? कितना? एक। पहले जो व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, हम 4 से 5 पेन साथ लेके घूमते थे, जो डस्टर से साफ करने वाले व्हाइट बोर्ड आया करते थे, तो उसमें हरा रंग भी होता था, नीला रंग भी पास में रखते थे। तो वो समानार्थी शब्द थे तो सारे ही मार्कर, लेकिन सबका अलग अलग प्रयोजन था। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी पर्यायवाची के बारे में कोई डिस्कस करे तो उसको बताना समानार्थी है, पर 100% प्रयोगात समानार्थी नहीं है। बाकी क्यों जाते हो तुम? जल और पानी से बात कर लो। जब ब्रेक होता है या ब्रेक के बीच में जाते हो, जल पीते हो पानी? पानी पीते हो ना, जल नहीं पीते हो। और गंगा जी गए तो क्या लाएंगे? जल लाते हैं। फर्क तो है ना। भगवान के, गुरु के चरण होते हैं, अपने सामान्य मनुष्यों के पैर होते हैं, और यही पैर किसी के काम में अड़ाओ तो टांग बन जाते हैं। पैर आगे बढ़ते हैं कि चरण आगे बढ़ते हैं कि कदम आगे बढ़ते हैं? कदम आगे बढ़ते हैं। बात तो एक ही कर रहा हूं ना। अगर ये चीजें नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये अच्छे से लेके याद रखना। भाई देखो, जिस शब्द का मैंने जिक्र किया ये लिखा नहीं जाएगा 100%। क्या एक लिखने का रिचार्ज है क्या? एक के बाद में ये लेता ही नहीं है, मना कर देता, नहीं लिखना। ये आधा ही लिखा गया। एकार्थी और अनेकार्थक। देखो, अनेकार्थक और पर्यायवाची डिफरेंट होते हैं। पर्यायवाची का मतलब तो होता है एक शब्द है और ये सब शब्द इधर जो लिखे हैं ये इसका ही अर्थ देता है, ये इन सब का अर्थ देता है। जबकि अनेकार्थक में होता है कि एक शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे लेकिन अर्थ भिन्न होंगे। और समानार्थी यानी पर्यायवाची में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलेंगे लेकिन समान निकलेंगे। जैसे मैंने अभी शब्द बोला कि रात लिखा, तो रात के सामने मैंने लिखा रात्रि, निशा, निशी,
प्रदोषा, निशीत, सरवरी, विभावरी, इन सब का अर्थ क्या है? रात है। लेकिन मैंने इधर शब्द लिखा सारंग, सारंग के सामने लिखा बादल, सारंग के सामने पानी, तालाब, स्त्री, शेर, हंस, सफेद कपड़ा, बादल, ये सारे लिखे। तो इस शब्द के ये अनेकार्थक है, समानार्थी नहीं है। और अपनी समस्या है, अपने को पर्यायवाची और अनेकार्थक एक जैसे ही लगते हैं, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता विलोम एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जिस शब्द का कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं। जैसे तुमने लिखा कमल, तो कमल का एक ही अर्थ है, कमल का मतलब कमल होता, कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। और कोई अर्थ नहीं। जैसे लिखा श्रवण, कोई अर्थ नहीं उसका, श्रवण का मतलब सुनने के लिए आएगा और कोई उसका औचित्य नहीं है। अब कई बार होता सर लड़के का नाम है, अरे भाई वो तो बाद में रखा है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के का नाम कमल है, इसको देख करके उस फूल का नाम रखा है, कहते फूट रो चोरो है तो इन्हों नाम रख दो, उस फूल की वजह से इसका नाम रखा है। श्रवण मन सुनना क्रिया तो होती थी, नाम नहीं था तब भी होती थी, उसकी वजह से उसका नाम रखा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता विलोम। वी का मत होता विपरीत, लोम मन होता भाव, जो विपरीत भाव या अर्थ देता वो विलोम है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बचपन से पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। अनुकरणात्मक शब्द, रीसाउंड से बनने वाले, ध्वनि की दोहराव से कोई शब्द बनता है, जैसे फड़फड़ाना, खटखटाना, हिनहिनाना, मिमियाना, है ना, ऐसे शब्द जो ध्वनि के अनुकरण से बनते हैं, रिपीटिशन से। उससे दरवाजा खटखटा, खटखट खटखट की आवाज आई, चिड़िया फड़फड़ाई, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, उससे लेके बनता है। और समश्रुत बिनार्थक शब्द जिसको अपन पढ़ते हैं युग्म शब्द, सुनने में तो एक जैसे लेकिन अर्थ में भिन्नता हो। जैसे लिखा प्रसाद, प्रासाद, आकर, आकार, तो प्रसाद मन होता कृपा, प्रासाद मन होता महल, आकर मन होता खजाना, आकार मन होता आकृति। जो सुनने में समान दिखे पर अर्थ में भिन्नताएं हो, उसको हमेशा किस में रखेंगे अपन? विकारी अविकारी। पूरा खेल इस पे टिका हुआ, ध्यान रखना अपने पेपर का। तो क्योंकि जो विकारक शब्द भी पढ़ाए जाएंगे ना, वो इसी से जोड़ के पढ़ाऊंगा। विकारी शब्द का तात्पर्य होता है, विकार माने होता है परिवर्तन होना, और एक ऐसा शब्द जो लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष या वाच्य, इन 6 में से किसी एक के आधार पर यदि अपने रूप में परिवर्तन करता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? विकारी। और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाता है? भाई लड़का शब्द होता है, उसका स्त्रीलिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, लड़की बनता है, बहुवचन लड़के बनता है, विकारी शब्द है। खेलना क्रिया है, तो अगर लड़का खेल रहा है तो खेलता, लड़की खेलती है तो खेलती, दोनों साथ में लेके कोई एक से ज्यादा की बात हुई तो खेलते। चीजें बदल रही है। अगर किसी ने कमीज पहन रखा और उसका रंग काला है तो काली कमीज, क्या? काली कमीज। अगर किसी ने काले रंग के जूते पहन रखे, काला जूता, तो स्त्रीलिंग था तो स्त्रीलिंग कमीज होती है, होता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जूते हमेशा बहुवचन शब्द में आता है, ये याद रखिएगा। जूता शब्द देशज भाषा का है। किसका? देशज भाषा का, मन से गढ़ा हुआ है। जूता शब्द हुआ ही नहीं करता था, जूत हुआ करता था। अब तुम्हें हंसी छूटते हैं, शब्दकोश में लिखा हुआ है, पढ़ा करो कभी। जूत शब्द से जूता शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अपने गांव में तो आज भी डोकरे क्या कहते हैं? जूत टेकुला। तो जूत शब्द से ही जूता आया। जूत शब्द का मतलब एक जूता होता है, दोनों जूतों से थोड़ी मारते हैं, एक से मारते हैं, है ना। तो ये अच्छे से लेकर के याद रखिएगा। तो ये परिवर्तन। अब जो मैंने बोला ना, लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य, कितने नाम? 6। इनको विकारक, विकारक कहते हैं, विकार उत्पन्न करने वाले शब्द। तो एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकता है। आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, शब्द रूपांतरण। लिखूं कि नहीं लिखूं? ये ले। अरे तो रिचार्ज इतना ही किया तूने, ये शाह को लेके लिखकर आगे मना कर देता है। हाँ चलो सुनो, आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण का मतलब, रूपांतरण मन परिवर्तन, किसके आधार पर? इन 6 के आधार पर। अब इसी हॉल में कभी एक बैच पढ़ता था B3 पिछली भर्ती का, और शायद मैं कई बार कहता भी हूं तो मैं, पिछली भर्ती का सबसे बड़ा बैच था, ये पूरा हॉल पैक रहता था।
B3 बैच में 800-900 बच्चे बैठते थे, उसमें अपने बैच में भी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत, ऐसे कमेंट आएंगे। मैं वाच्य या कारक कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने लिखा सर आप वाच्य क्यों पढ़ा रहे हो, कोर्स में ही नहीं है। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे वाच्य आता तो वाच्य पढ़ाऊंगा, कल कारक आएगा तो कारक पढ़ाऊंगा। तात्पर्य यह है कि उसको सिलेबस ही नहीं पता है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि हमें पाठ्यक्रम नहीं पता। कभी तुम यूट्यूब देखा, एक आध बार यूट्यूब की कोई लाइव क्लास, मेरी नहीं, तुम किसी टीचर की देखो, पहली दूसरी क्लास देखो, इतने बगने कमेंट आते हैं। फिर ऊपर वाले हमें कभी कह देते हैं सर बच्चों को डांटा मत करो। नहीं डांट, क्या करे बच्चों को। अब कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सर फर्स्ट लेवल में है क्या, सर पशु परिचर में आएगा क्या, तेरा सिलेबस तो तू खुद पढ़ भाई। और जब तुम्हें सिलेबस पता नहीं, सच में सिलेक्शन नहीं होगा। मातापोड़ी मत कर, कोई काम देख ले। तो अपना पाठ्यक्रम अपने को पता होना चाहिए। संधि वही पढ़ा रहे हो जो फर्स्ट लेवल में आती है, तो सेकंड लेवल में कौन सी फिर बंगाल से संधि दूसरी लाऊंगा। टाइप कितने होते, 3। हाँ उदाहरण कम ज्यादा हो सकते हैं भाई। मैं व्यंजन संधि का 18 नियम अगर लेवल सेकंड में लिखाऊंगा ना, तुम्हें भी मुझे 18 ही लिखाने हैं, ये ध्यान रखना है। क्या गारंटी कि 18वें में से सवाल नहीं पूछेगा तुमसे। सवाल तो कहीं से आ सकता, टॉपिक होता है वो पूरा होता है। हाँ जैसे मान लो कुछ टॉपिक के अप एंड डाउन्स होते हैं तो उनको लेके वैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। गायब, चलो तो इनको लेके ध्यान रखना है। तो विकारक कितने होते हैं, 6 है। बढ़िया से हेडिंग डालो, बोल बोल के लिखा देता हूं, अभी तो 10-15 मिनट तुम्हें। लिखो भाषा, हेडिंग डालो। अब यहां लिख तो सकता हूं ना, लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो भाषा। अरे पेन से लिखना है। हाँ क्या हुआ, करूं मैडम अभी, बस एक बार लिखा दूं फिर आके बंद करवाता हूं। अरे तुम्हें मेरे समझ लिखने का कहा, कोई ऐसे कोई जिमण इमण की बात थोड़ी करवाई है जो तुम थालियां ले लेके खड़े हो रहे हो। लिखो, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहना या व्यक्त करना है। कहना या व्यक्त करना है। लाइन चेंज करके लिखो, विचार आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। विचार आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। हाँ, विचार आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। अगला लिखिएगा लाइन चेंज करके, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला लिखो मौखिक, दूसरा लिखो लिखित। मौखिक, दूसरा लिखो लिखित। लाइन चेंज करके लिखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि
दूसरा लिखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। तीसरा लिखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई सबसे छोटी सार्थक इकाई सार्थक इकाई शब्द। शब्द। अगला लिखो, भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई, तिर्यक चिन्ह लगाओ या ऑब्लिक का सिंबल, भाषा की पूर्ण इकाई या विचार अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई, विचार अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई वाक्य। वाक्य। वाक्य के आगे तीर का निशान लगा करके लिख दो अनुच्छेद, फिर लेख और फिर निबंध। अनुच्छेद, लेख, निबंध। फिर लिखो नीचे एक लाइन और, भाषा में विचार अभिव्यक्ति की, भाषा में विचार अभिव्यक्ति की, विचार अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई निबंध है। निबंध है। ये किसी का सवाल है कि इकाई ऐसे सही होता है कि ऐसे, तो इकाई में ध्यान रखना, ये मात्रा बड़ी नहीं आती, ये बड़ी आती है, यानी अंतिम मात्रा। लेकिन ईसाई कैसे लिखते हैं, तो ईसाई में दोनों ई क्या आते हैं, बड़े आते हैं। अगर इसका तुम इकाई का बहुवचन बनाओगे तो दोनों ई कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ध्यान रखना। हेडिंग डालो मित्रों, शब्द। शब्द। और लिखिएगा वर्णों का, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। एक बात और याद रखना, कई बार अपने जब इतनी बड़ी क्लास हो गई तो व्यक्तिगत प्रश्न पूछना संभव नहीं होता है कि तू बता दे, तू बता दे, है ना। रीट में कुछ बैचेज ऐसे भी रहे हो कभी जो शुरुआती दौर में आए थे, जहां 150-200 बच्चे बैठते थे, 5 नंबर में बैठे हो, 4 नंबर में, 4 नंबर में रीट का बैच पॉसिबल नहीं हुआ होगा। हाँ, एसएसटी वाले कभी गए होंगे 4 नंबर में। 4 नंबर क्या, थोड़ा वीवीआईपी टाइप का रूम है, वहां हर कोई नहीं जाता है। इस बार भी एसएसटी वाले जा सकते हैं। तो वहां पर कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाते समय पर्सनल सवाल पूछता है कि ले खड़ा होके तू बता दे, खड़ा होके तू बता दे। तो यहां पॉसिबल खड़ा वहीं तक जाके किया जा सकता है, पीछे राम नाम सत्य है। फिर पीछे वालों को ये लगे यार मुझे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहां निजी प्रश्न नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं पूछता हूं कि शब्द के प्रकार बता, मैंने तो आज डायरेक्ट तुम्हें बताया, चूंकि ये चीजें मैं आपको पुराने वाले बच्चों को पता है, पुराने लगभग तुम पढ़े हुए हो, तो ये प्रकार 4 पढ़ा रखे हैं। लेकिन जब पूछता हूं बच्चों से कई बार बैचों में शब्द के प्रकार बता, तो बच्चा उत्तर देता सर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक।
तो पहली बात हमेशा याद रखो, शब्द की परिभाषा में पहली शर्त उसने क्या रखी है, शब्द तभी कहा जा सकता उसको जब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो निरर्थक जैसी कोई इकाई होती नहीं है। संपूर्ण व्याकरण के अंदर निरर्थक इकाई एक जगह ही लेके डिस्कस करते हैं, समाहार द्वंद्व समास में। अगर किसी को याद है तो याद करो, चाय वाय, खाना वाना, रोटी वोटी, कपड़े लत्ते, है ना, पानी वानी। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये निरर्थक इकाइयां संपूर्ण व्याकरण में एक जगह काम आती हैं, और इनका भी विग्रह करते समय हम लोप कर देते हैं, हटा देते हैं इनको। बाकी निरर्थकता जैसी कोई चीज अपने डिस्कस नहीं करनी है, होता ही नहीं निरर्थक। और तीसरी बात, इन शॉर्ट, शाम को घर जाके तुम कॉपी देखोगे, 2 घंटे में इतना ही पढ़े, बेड़ा गर्क है फिर तो अरे भाई मैंने तो मारवाड़ी शब्द ऐसे ही तो लिखा है, मारवाड़ी आदमी नाप तो ही करेगा घर जाके कि 2 घंटे जो ऊर्जा खर्च हुई है ना, उसमें कॉपी में रिजल्ट कहां है। तो कभी भी क्लास की रिदम बनने में 1 से 2 दिन लगते हैं। कल टॉपिक शुरू करेंगे अपन, कल पहले वो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद में जब टॉपिक शुरू करेंगे और फिर जो रफ्तार पकड़ेगी ना ट्रेन धीरे धीरे, तो आपको वही चीजें जितना समय यूटिलाइज होगा उसमें लेके मैं आपको चीजें सारी करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई ऐसी समस्या हो तो आप बता दीजिएगा कभी।